हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हमें बात करनी है चैप्टर नंबर 13 सेकंड एनसीईआरटी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर जो है इसकी रीडिंग करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला लाइन हमारी एनसीईआरटी यहाँ ये चैप्टर स्टार्ट करता है, और लिविंग वर्ल्ड, अपना जो लिविंग वर्ल्ड है फैसिनेटिंगली, आकर्षक रूप से वो डाइवर्स है, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के इसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एंड अमेजिंगली मतलब चौंकाने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या होता है, जटिल है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने की कोशिश करते हैं इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसके कॉम्प्लेक्सिटी को बाई इन्वेस्टिगेशन, हम कुछ जांच करेंगे, कुछ प्रोसेस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एट वेरियस लेवल, अलग अलग वेरियस लेवल, अलग अलग लेवल पर। जैसे कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बनाता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके बनाता है एटम, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके यहां पर बना दिया मैक्रो मॉलिक्यूल, और मैक्रो मॉलिक्यूल में हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, सेल। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, और सेल मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाएगा ऑर्गन। ये सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है हमारी एनसीईआरटी। पूरा ऑर्गन, पूरा ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम सभी में नहीं पाया जाता, तो इसीलिए यहां पर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम नहीं दिया है। अब ऑर्गन पूरा मिलके, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होके पूरा बनाता है इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइज होके बनाता है ऑर्गेनिज्म, जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल। देखो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर बनाता है कम्युनिटी। और कम्युनिटी में अभी कम्युनिटी हम आगे चल के वो उसे क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे, कुछ ऐसा ऐड करके। और उसके बाद ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम। क्या बनाते हैं, बायोम। अगर तुमसे पूछ ले, बताओ बेसिक क्यों, इकोलॉजी को अगर हम सही मायने में स्टार्ट करें तो वो हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म से। किससे स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिज्म। तो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट, इस हायरार्की जो है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, सबसे बेसिक यूनिट कौन है, तो बेसिक यूनिट कौन है, ऑर्गेनिज्म। और ढेर सारे बायोम्स मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो चलो, एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर, चाहे वो टिश्यू लेवल, सेल लेवल, किसी भी लेवल पर, चाहे वो आप ऑर्गन लेवल पर बात करें, चाहे इंडिविजुअल पे बात करें, चाहे पॉपुलेशन लेवल पर, एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर वी कैन आस्क, हम पूछ सकते हैं टू टाइप, दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह रहे हैं किसी भी लेवल पर आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, किसी भी लेवल पर आप दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन, अब दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां दिया गया है, व्हेन वी हियर, जब हम सुनते हैं बुलबुल सिंगिंग, जब बुलबुल सिंगिंग, बुलबुल क्या कर रही होती, सिंग कर रही होती है, बोल रही होती है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह मॉर्निंग में, इन गार्डन, गार्डन में, बी में आस्क, हमें पूछना चाहिए हाउ, हमें दो क्वेश्चन पूछना चाहिए। पहला क्या है, हाउ टाइप के क्वेश्चन, दूसरा क्या है, हाउ टाइप क्वेश्चन जो है सीक, हाउ एंड वाई, हाउ डज सिंग, कैसे ये बुलबुल गा रही है, और दूसरा वाई डज बर्ड सिंग, क्यों गा रही है। दो टाइप के क्वेश्चन, वाई एंड हाउ, वाई एंड हाउ। चलो देखना, अब जो हाउ क्वेश्चन, जैसे हमने पूछ लिया पंखा चलता है, दो क्वेश्चन यहां, पंखा है, पहली बात पंखा चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है। कैसे के पीछे हमें मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, और क्यों के पीछे हमें उसका महत्व बताना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। हाउ टाइप क्वेश्चन ये सीख मांगते हैं हमसे, मैकेनिज्म पे बात करना है, बिहाइंड द प्रोसेस, उस प्रोसेस के पीछे क्या मैकेनिज्म है। वाई, जबकि वाई वाले क्या होता है, वाई टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे कौन सा आंसर मांगते हैं, ये मांगते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली बात करें, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्स्ट क्वेश्चन इन और एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल पे बात करें, द आंसर माइट बी, जो आंसर होगा माइट बी इन टर्म ऑफ, क्या, किस टर्म में, कि कैसे ये बुलबुल गाती है, तो उसमें उसका आंसर ये होगा कि उसमें वॉइस बॉक्स पाया जाता है, अपने अंदर जो वॉइस बॉक्स होता है उसे लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें जो वॉइस बॉक्स होता है उसे साइरिंग्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कैसे, तो ऑपरेशन ऑफ वॉइस बॉक्स ऑपरेट करता है, एंड वाइब्रेटिंग बोन, बोन क्या करता है, वाइब्रेट करता है, तब इसके अंदर से साउंड निकलता है, गाना मतलब जो सिंग करती है वो निकलता है। बुलबुल
में। वेयर एज, जबकि फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, वाई, क्यों ये गाती है? अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करने के लिए, संकेत देने के लिए। ये बुलबुल क्या होती है? मेटिंग जब इसे करना होता है तो ये अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज द आंसर मे लाई, ये लाई कर सकता है, बता सकता है इन द बर्ड, बर्ड में नीड टू, इस बर्ड को जरूरत है कम्युनिकेट विथ इट्स पार्ट, इट्स मेट, जिससे वो मेटिंग करने वाली है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के दौरान। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर, जब आप ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जब आप ऑब्जर्व करेंगे नेचर को अराउंड यू, जो आपके चारों तरफ है, विथ साइंटिफिक फ्रेम, आपका फ्रेम क्या होना चाहिए? नजरिया साइंटिफिक होना चाहिए, ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड साइंटिफिक होना चाहिए। यू विल सर्टेनली, ऐसा जरूर होगा, कम अप विथ, आप जरूर ऐसा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे बोथ टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग, जो ब्लूमिंग मतलब खिलना, जो फ्लावर रात में खिलते हैं वो जनरली व्हाइट क्यों होते हैं? तो इसका रीजन ये है, व्हाइट कलर अंधेरे में सही से दिखता है, मतलब एज कंपेयर और कलर तो वो सही से दिखेगा। और उसके बाद ये क्या होता है, व्हाइट कलर जो होता है ये मॉथ, इंसेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट इसलिए करेगा क्योंकि ये रात में अच्छे से दिखेगा, ताकि उसको, इंसेक्ट को दिख सके और इनका पॉलिनेशन हो सके रात में। हाउ डज, अब पूछेगा हाउ डज वी नो द विच फ्लावर हैज नेक्टर, कैसे मधुमक्खी को पता होता है या इंसेक्ट को पता होता है कि इसी फ्लावर के पास नेक्टर है? इसके लिए एक कारण बता सकते हो, ड्यू टू फ्रेग्रेंस, वो फ्लावर जिसमें नेक्टर है वो फ्रेग्रेंस, महक पैदा करती हैं। और एक और रीजन बता सकते हो, फ्लावर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करती है, जिससे वो बर्ड क्या हो सके, उसको पहचान सके कि हाँ यहाँ पर नेक्टर है। वाई डज कैक्टस सो मेनी थॉर्न, थॉर्न के पास मतलब ये जो होता है थॉर्न मतलब कांटा, कैक्टस के पास क्यों ढेर सारे कांटे होते हैं? तो सबसे पहली बात, ये कैक्टस पाए जाते हैं राइड एरिया में, मतलब रेगिस्तानी एरिया में, जहां पानी की कमी होती है। तो वहां अगर लीफ पाए जाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो वाटर लॉस भी क्या होगा, वहां पर ज्यादा होगा। और वाटर लॉस ज्यादा होगा अगर, तो वाटर लॉस, वहां वाटर पहले से ही कम है और वाटर लॉस हो रहा है, तो इसलिए वो कन्वर्ट हो जाते हैं थॉर्न में। एक तरीका और है, ये वाटर लॉस से बच रहे हैं और इनको कोई खाएगा नहीं, ब्राउजिंग एनिमल, क्योंकि इनके पास क्या है, थॉर्न। उसके बाद चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, यू मै हैव लर्न, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में दैट इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टडी करता है इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है विच स्टडी, जो स्टडी करता है द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन, और बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब भाई इन्वायरमेंट तो एबायोटिक है ना, मतलब टेम्परेचर, सॉइल, एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक है। तो ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म में संबंध, इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इकोलॉजी। अब देखो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न, यहां हम बात करेंगे, कंसर्न मतलब यहां बात करना चाहेंगे 4 लेवल पर बात करना चाहेंगे, जो पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी एनसीईआरटी ने लिखा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक को बोला है माइक्रो, जबकि एनसीईआरटी में ये लिखा है तो हम भी बोल दे रहे हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां 4 लेवल पर हमें बात करना है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर क्या बनाएगी, बायोम्स, क्या बनाएगी, बायोम्स। चलो तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। किस पे बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म, इट्स इन्वायरमेंट। देखो भैया, अगर हम बात करें सबसे बेसिक यूनिट इकोलॉजी की अगर पूछा जाए तो उसको सेल नहीं मानोगे, उसको मानोगे ऑर्गेनिज्म। क्या मानोगे, एक इंडिविजुअल, जैसे हम हैं बेसिक यूनिट, ढेर सारे लोग सेम स्पीसीज के, सेम जियोग्राफिकल एरिया में, सेम टाइप पे, वो क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। ऑल स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया में, सभी स्पीसीज एक समय पर जो पर्टिकुलर एरिया में होते हैं उन्हें बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी अगर इंटरेक्ट करेगी इन्वायरमेंट के साथ तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम। बायोम एक लार्ज एरिया है जो डिटरमाइन किया जाता है वहां के क्लाइमेट द्वारा। जैसे डिजर्ट एक क्या है, क्लाइमेट, डिजर्ट क्या है, ग्रासलैंड हो गया, ये सब क्या है, बायोम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी
एट ऑर्गेनिज्म लेवल। इकोलॉजी जो होता है ऑर्गेनिज्म लेवल इज एसेंशियली, ये जरूरी होता है यहां पर बात करना, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इकोलॉजी जो किस लेवल पर होता है, इकोलॉजी जो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्योंकि इकोलॉजी, क्योंकि हम फंक्शनल तभी हैं जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वो टर्म हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन आपको किसी फंक्शन को समझना है तो ऑर्गेनिज्म लेवल पर आना पड़ेगा। तो फिजियोलॉजी हमारे अंदर क्या चल रही है, पॉपुलेशन एक है जिसके अंदर, अब पॉपुलेशन के अंदर कैसे फिजियोलॉजी चलेगी, पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर चलेगी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी विच ट्राई टू, जो कोशिश करेगा टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आर एडॉप्टेड, वो ढले हुए हैं, एडॉप्ट हैं टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में। अच्छा, ये एडॉप्टेशन मतलब अपने आप को बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप में चेंज लाना। अच्छा, जो हम यहां अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो मतलब यहां के लिए हम क्या हैं, एडॉप्टेड हैं। सुनो, यहां हम ढले हुए हैं तभी यहां सर्वाइव कर पा रहे हैं। अच्छा, केवल सर्वाइवल नहीं, हमें एडॉप्ट करके, एडॉप्ट कह रहा है, ये जो एडॉप्ट करने की बात की गई है इन टर्म ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल, केवल हमें सर्वाइव नहीं करना है भैया, सर्वाइव करके क्या करोगे, बच्चे पैदा करना है, बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। सर यहां रिप्रोडक्शन पे जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि तुम सर्वाइव कर लिए, खुश हो गए, अरे भैया हम तो जिंदगी मिल गई, और पता लगा तुरंत मर गए, तुम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, तो बताओ तुम्हारी स्पीसीज इस धरती पे कंटिन्यू नहीं रहेगी। तो इतनी बातें एकदम क्लियर रखना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं आगे, यू मे हैव लर्न, तुमने पढ़ा होगा इन अर्लियर क्लासेस, पहले के क्लासेस में, हाउ रोटेशन। देखो हम एक बात लिख दे रहे हैं भैया, पृथ्वी का जो रोटेशन होता है, रोटेशन जो होता है यहां समझा नहीं सकते, उसके लिए वो डे एंड नाइट के लिए जिम्मेदार होता है, दिन और रात के लिए जिम्मेदार होता है। और ये जो रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पे घूमना, उसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। और किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूमना उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन, रिवॉल्व करना। और टिल्टेड एक्सिस, जो अर्थ होता है वो टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करता है। टिल्टेड मतलब घुमा हुआ, कितने एंगल पे, 23.5 डिग्री एंगल पे क्या होता है, घूमता है। तो यहां पर इस चीज को बताना मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्या होगा, इधर देखना। अगर हम बात करें यहां पर, देखो ये क्या है, ये अर्थ क्या करेगा, सन यहां से पड़ रहा है, सन जो है कभी डूबता कभी निकलता नहीं है, बस अर्थ की पोजीशन क्या होती है, चेंज होती रहती है। देखो अभी ये सन है, ये क्या करेगा, पृथ्वी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर पृथ्वी रोटेट करेगा, यहां तो हम दिखा ही सकते हैं तुम्हें। अच्छा चलो, ये देखो यहां से मान लो सनलाइट पड़ रही, क्या पड़ रही है, सनलाइट। अब ये अर्थ को हम दो जोन में बांट दे रहे हैं, ए और बी। तो क्या करेगा, अब अर्थ क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा, देखो रोटेट करेगा तो अभी यहां क्या है, अभी यहां है क्या, अभी यहां है दिन और यहां है रात, क्योंकि सनलाइट यहां पड़ रही है। अब ये रोटेट करके इधर आ गए, तो अब यहां क्या हो गया, यहां रात हो गया, यहां क्या हो गया, दिन। तो कहने का मतलब ये है कि चलो अब बात करते हैं। तो रोटेशन जो है वो दिन और रात के लिए जिम्मेदार है, जबकि रिवॉल्व करना और टिल्टेड एक्सिस, अब जितना बताना था बता दिया। टिल्टेड एक्सिस कितने डिग्री एंगल, 23.5 डिग्री एंगल, ये जो होते हैं ये किसके लिए, सीजनल चेंज, सीजन के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, सीजनल चेंज। कैसे होते हैं यार, ये रीडिंग है, इसमें बताना थोड़ा सा। चलो इधर देखना और समझाने की कोशिश ही कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये सन यहां पड़ रहा है और ये यहां अभी अंधेरा है, यहां अभी क्या है, उजाला मतलब दिन है, इसके पीछे रात है। अब ये जैसे घूम के ये वाला आएगा, वहां दिन हो जाएगा, यहां रात हो जाएगा। और देखो सन, देखो यहां पर क्या है, सन धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये देखो ये सन है, ये क्या है, एक चक्कर लगा रहा है। जब ये सुनो, तो चक्कर लगाने से क्या होता है, दिन रात होता है। अब कैसे होता है यार, यहां मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा, रीडिंग नहीं वो पूरा लेक्चर हो जाएगा। सुनो चलो बात करते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, यू वुड लर्न, आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा, रोटेशन जो होता है
और किसके चारों तरफ? रोटेशन तो अपने एक्सिस पे होगा, लेकिन ये रोटेट भी करता है, साथ साथ क्या करता है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अराउंड द क्या? सन, सन के चारों तरफ चक्कर लगाना और टिल्टेड एक्सिस, एक्सिस का घूमा होना, ये जो होता है कारण बनता है एनुअल वेरिएशन। जो साल में कई सारे सीजन आते हैं, एनुअल वेरिएशन, वेरिएशन मतलब अलग अलग प्रकार के। किसमें वेरिएशन आता है? लाइट के इंटेंसिटी में आता है, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का ड्यूरेशन क्या होगा, रिजल्टिंग, और ये सब मिलके इंटेंसिटी में वेरिएशन होना, टेम्परेचर का ड्यूरेशन, ये सब मिलके रिजल्ट बनाते हैं। मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक खास प्रकार का सीजन आता है। जैसे अगर हम बात करें, ठंडी अगर आता है तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है, और टेम्परेचर का ड्यूरेशन कम होता है। जब वही गर्मी काफी आ जाती है तो टेम्परेचर का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है काफी देर तक, और लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। तो दीज वेरिएशन, अब ये जो वेरिएशन हो रहे हैं टुगेदर विथ किसके साथ? एनुअल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन, जो साल में वेरिएशन हो रहा है प्रेसिपिटेशन में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी चीज का गिरना। और बताओ यहां प्रेसिपिटेशन किसकी बात कर रहा है? यहां रेन भी प्रेसिपिटेट हो रहा है, और उसके बाद ये स्नो को भी क्या करा रहा है? प्रेसिपिटेट, बर्फ को भी। अकाउंट फॉर किसके साथ? जो इंटेंसिटी में वेरिएशन हो रही है, जो टेम्परेचर ड्यूरेशन में वेरिएशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन हो रहा है। अकाउंट फॉर, ये क्या? ये वर्णन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम। ये सब मिलके इसमें जो चेंज हो रहा है, ये सब मिलके एक बायोम बनाते हैं। सच है, जैसे रेन हो गया, डिजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, ये सब क्या है? ये सब बायोम है। अब यहां पर कुछ बायोम दिया गया है, इसको मैंने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन यहां कुछ चीजें ऐसे बोलूंगा। देखो, अगर किसी बायोम को बनाना है तो उसमें साल भर में कितनी बारिश, मीन मतलब एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन कितनी होनी चाहिए? इसको नापेंगे सेंटीमीटर में। और यहां एनुअल मीन एनुअल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो देखो यार, कुछ प्रकार के ये क्या है? डिजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। अगर इसकी लेबलिंग पूछ लिया तो क्या करोगे? सबसे पहली बात देखो, यहां क्या हो गया? डिजर्ट, फिर क्या हो गया? ग्रासलैंड, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड हो गया, उसके बाद देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कोई शेप नहीं है, ये बता रहा है कि कितना किसी बायोम को बनाने के लिए कितना साल भर में प्रेसिपिटेशन होना चाहिए और कितना एवरेज टेम्परेचर चाहिए, ये बता रहा है अगर कोई आप बायोम बनाना चाहते हैं। और उसके बाद कोनीफर फॉरेस्ट हो गया, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा, मतलब जो पोलर एरिया में रहते हैं, पोलर एरिया वाले। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, हमारी देख लो TFD-DG, इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी देखो लेबलिंग पूछ सकता है ना, यहां से तो क्वेश्चन काफी खतरनाक बना सकता है कि बताओ डिजर्ट को बनाने के लिए कितना क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो ये देखो ऐसे निकाल लोगे, यहां से क्या निकल जाएगा? टेम्परेचर, और यहां से क्या निकलेगा? जैसे यहां से निकल गया, ये देखो टेम्परेचर, कितने से लेकर कितना टेम्परेचर चाहिए, और यहां से निकल गया, यहां से लेकर यहां तक इसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो सुनो, हम यहां पर डिटेल में नहीं बताएंगे, बस इतना बता देंगे इसको कैसे याद करेंगे। DGTF मल्टीप्लाई बाई 2 और CA, अगर इसको याद कर लिए तो तुम बहुत फायदे में रहोगे। D फॉर डिजर्ट, G फॉर ग्रॉसलैंड, TF, अब TF को 2 बार लिखना है तो सर पहले कैसे पता चलेगा कौन सा टेम्परेट आएगा कि ट्रॉपिकल? तो देखो अल्फाबेटिकली पहले E आता है और फिर बाद में क्या आता है? R। तो इसका मतलब पहले टेम्परेट फॉरेस्ट, उसके बाद ऐसे याद कर लेना, आंख बंद करके DGTF मल्टीप्लाई बाई 2 CA को नीचे रखना, D मतलब डिजर्ट, G मतलब ग्रासलैंड, TF का मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट, और उसके बाद जाओगे तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके नीचे क्या है? कोनीफर फॉरेस्ट, उसके बाद A का मतलब आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अगर तुमसे पूछ लिया जाए यहां से क्वेश्चन, रीडिंग है लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि मैक्सिमम बताओ प्रेसिपिटेशन किस में हो रहा है? तो देखो यहां क्या हो रहा है? मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन किस में हो रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहां मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन हो रहा है। मैक्सिमम क्या हो रहा है?
प्रेसिपिटेशन। और पूछेगा बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और सबसे ज्यादा यहाँ टेम्परेचर भी पड़ता है। क्या पड़ता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी यहीं पड़ता है। लो टेम्परेचर अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। अगर तुमसे पूछ ले क्या लो टेम्परेचर तो क्या बताओगे, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा। अगर तुमसे पूछ ले सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है तो क्या बताओगे, तो बताओगे डिजर्ट बता सकते हो। चलो इधर देखना, बाकी ये सब यहां से अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है और कई लोग फंस सकते हैं वहां। अब देखो क्या होता है, जैसे ये मान लो कोई बड़ा सा बायोम है, इसमें कई सारे क्या होंगे, इकोसिस्टम होंगे। क्या होंगे, इकोसिस्टम। रीजनल और लोकल वेरिएशन मतलब एक स्पेशल जगह पर, एक खास जगह पे जो वेरिएशन होता है इन ईच बायोम, प्रत्येक बायोम पे। मान लो बायोम कई सारे इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ है ना, तो यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, और यहाँ सब वेरिएशन पाया जा रहा है। पूरे इकोसिस्टम में जो रहने की जगह वो सेम नहीं है, तो रीजनल और लोकल वेरिएशन जो होता है इन ईच, प्रत्येक बायोम में टू फॉर्मेशन ऑफ। अब ये क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के हैबिटाट बनाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ एरिया, ये मान लो ये एरिया पूरा, मान लो ये एरिया, यहां सब वेरिएशन पाया जाता है, तो यहां हैबिटाट क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं, फॉर्मेशन क्या होगा, अलग अलग हैबिटाट का फॉर्मेशन होगा। मेजर बायोम जो इंडिया में है वो अभी फिगर में देखेंगे। ऑन प्लेनेट अर्थ पे जो होता है, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट एट फ्यू फेवरेबल। अब हैबिटाट रहने की जगह दो प्रकार की हो सकती है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। तो हमसे यहां हमसे कहा जा रहा है कि देखो क्या है, लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल कंडीशन, केवल फेवरेबल कंडीशन में ही लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये बट इवन यहां तक कि एक्सट्रीम मतलब भयानक, हैबिटाट हार्श मतलब भी क्या होता है, भयानक, अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये हैबिटाट में भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये हैबिटाट भी पृथ्वी पर पाया जाता है, वहां लाइफ पाया जाता है। स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाला, जला देने वाला, राजस्थान डेजर्ट में जो गर्मी होती है। रेन सोक्ड, रेन से लथपथ मेघालय का फॉरेस्ट, ये अनफेवरेबल कंडीशन है। डीप ओशियन ट्रेंच मतलब होता खाई, समुद्र के गहराई में। ट्रांसियल स्ट्रीम जो जहां पर लगातार धाराएं बह रही हैं। परमाफ्रोस्ट मतलब होता है बर्फ से लदा हुआ, स्नो लेडन हो गया, बर्फ से लदा हुआ पोलर रीजन, बर्फ से लदा हुआ पोलर रीजन। हाई माउंटेन टॉप हाई माउंटेन मतलब माउंटेन के ऊंचाई पे। थर्मल स्प्रिंग्स गर्म झरना, और स्टिंकिंग मतलब बदबूदार कंपोस्ट पिट्स जो होते हैं उसमें। नेम फ्यू अनफेवरेबल कंडीशन, इवन यहां तक अनफेवरेबल हैबिटाट है, यहां तक कि इवन और इंटेस्टाइन, अपनी जो इंटेस्टाइन होती यूनिक हैबिटाट होती किसके लिए, 100 ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स के जो 100 ऑफ स्पीसीज, कई सारे स्पीसीज के लिए हमारा इंटेस्टाइन भी क्या होता है, हैबिटाट होता है। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये चारों बायोम कहाँ के हैं, तो तुम बताओगे इंडिया। क्या बताओगे, इंडिया। देखो ऐसा है ना, मेजर बायोम इन इंडिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ए वाला है, बी वाला डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बाद क्या है डेजर्ट, उसके बाद क्या है सी कोस्ट। इतनी बातें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है इंडिया में, तो बोल देना केरला एंड असम, केरला एंड असम। चलो ठीक है, इधर देखना। आओ फिर बात करते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे यहां पूछा जा रहा है कि बताओ व्हाट आर की एलिमेंट, कौन से की एलिमेंट होते हैं दैट लीड टू, जो आगे चल के वेरिएशन कराते हैं उसके किसी भी हैबिटाट के फिजिकल और केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटाट। कौन कौन से वो की एलिमेंट मतलब कौन कौन से वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो अलग अलग हैबिटाट की कंडीशन में वेरिएशन, सभी हैबिटाट सेम नहीं होता है, अलग अलग हैबिटाट अलग अलग फिजिकल और केमिकल उसमें प्रॉपर्टी कंडीशन होता है। तो कौन कौन से की एलिमेंट है, तो सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, ये सब की एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग हैबिटाट को अलग अलग बनाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट, लाइट हो गया, सॉइल हो गया। वी मस्ट रिमेंबर, हमें याद करना चाहिए दैट फिजिको केमिकल ए बायोटिक कंपोनेंट को क्या बोला, फिजिको केमिकल, फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट alone do not characterize the habitat। कह रहा केवल फिजिको केमिकल, केवल एबायोटिक, नॉन लिविंग, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, मॉइस्चर, ये सब केवल किसी हैबिटाट को कैरेक्टराइज नहीं करते, किसी हैबिटाट को बनाने में इनका रोल, केवल इनका रोल नहीं होता, इनके साथ क्या होता है,
ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कंप्लीटली ये किसी ऑर्गेनिज्म मतलब डू नॉट कैरेक्टराइज हैबिटाट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट को केवल ये भी कैरेक्टराइज नहीं करते, यही डिसाइड नहीं करते हैं, बट द हैबिटाट इंक्लूड, अब यहां बायोटिक कंपोनेंट भी क्या करता है, डिसाइड करता है, किसी भी हैबिटाट को बनाने में रोल रखता है। बायोटिक में जैसे वहां पैथोजन है कि नहीं है, कौन कौन से पैरासाइट हैं, कौन कौन से प्रेडेटर हैं, और कंपिटिटर वहां पर है कि नहीं है। कंपिटिटर, पैरासाइट, पैथोजन, प्रेडेटर, कंपिटिटर ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ विच, जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है कॉन्स्टेंटली, किससे, जिससे वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, पैथोजन से लगातार क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। बी एज्यूम, हमने माना दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ ऑर्गेनिज्म थ्रो नेचुरल सिलेक्शन, टाइम के साथ क्या होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा और ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा और ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, अपने अंदर चेंज करेगा और एडॉप्टेशन करेगा टू ऑप्टिमाइज, ताकि वो सबसे बेस्ट, ऑप्टिमाइज मतलब बेस्ट कर सके अपने सर्वाइवल को और रिप्रोडक्शन को इन इट्स हैबिटाट। कहने का मतलब है हैबिटाट में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एडॉप्टेशन करेगा, ताकि वो अच्छे से रह सके, अच्छे से रिप्रोडक्शन कर सके। समय के साथ ऐसा हुआ है, ये इवोल्यूशन में पढ़ाया जाता है ये बात। चलो अब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो होता है, देखो यार यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है, हैबिटाट नीके क्या होता है। सीधी बात, हैबिटाट एक ऐसी फिजिकल प्लेस है, फिजिकल प्लेस, जैसे हैबिटाट एक फिजिकल प्लेस है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। मान लो ये ए स्पीसीज रह रहा है, यहां पर बी स्पीसीज रह रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, सी स्पीसीज भी रह रहा है और डी स्पीसीज भी रह रहा है। तो हैबिटाट एक फिजिकल प्लेस है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर स्पीसीज हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, हैबिटाट कभी हटेगा नहीं, क्योंकि वो फिजिकल प्लेस तो फिजिकल प्लेस रहेगा। लेकिन अगर स्पीसीज हटा दोगे तो नीके हट जाएगा। व्हाट इज नीके, देखो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म हैज इनवेरिएबली, बिना शक के इनका एक रेंज होता है, रेंज ऑफ कंडीशन दैट, कि कौन कौन से इस हैबिटाट में, जैसे मान लो ये ए वाला है, ये बी वाला है, फिर हमने सी वाला बनाया, फिर डी इधर क्या है, डी वाला है। 4 टाइप के मान लो स्पीसीज पाए जाते हैं। वैसे किसी भी हैबिटाट में बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन हमने मान लिया यहाँ 4। अब हम देखेंगे इनका कोई रेंज होगा कि किस किस कंडीशन को ये झेल सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द रिसोर्स मतलब कौन कौन से खाने को ये यूटिलाइज करते हैं। डिस्टिंक्ट, और इनका एक खास फंक्शन होगा इस इकोलॉजिकल सिस्टम में, क्या होगा, इनका एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल होगा इकोलॉजिकल सिस्टम में। ऑल दीज टुगेदर, और ये क्या कौन कौन सी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्स ले सकते हैं, और इनका क्या रोल है इकोलॉजी में, इन सब को मिला के बोलते हैं नीके। उम्मीद करते हैं अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक लाइन बोलेंगे। देखो स्पीसीज जो है, जैसे मान लो ये कोई हैबिटाट, ये कोई एक फिजिकल प्लेस बनाया है, इसको बोल दिया हैबिटाट, और इसमें कई सारे स्पीसीज हैं। प्रत्येक स्पीसीज का रहना खाना, उसकी एक्टिविटी क्या होगी, अलग होगी। तो ये एक नीके हो गया। इस स्पीसीज क्या क्या कंडीशन, इसका रिसोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा, इसकी एक्टिविटी और इकोलॉजी में रोल क्या होगा, अलग होगा। तो ये दूसरा नीके हो गया, ये तीसरा नीके हो गया, ये चौथा नीके हो गया। मतलब स्पीसीज वहां क्या एक्टिविटी हैबिटाट में क्या कर रहा है, प्रत्येक स्पीसीज का नीके क्या होता, अलग अलग। तो हैबिटाट स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आएंगे। लेकिन नीके की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज द्वारा किया गया काम बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड में उसे नीके बोल सकते हैं। चलो अब बात करते हैं, कुछ चीजें यहां पर हमें समझनी है। चलो देखना, अब सबसे पहले मेजर एबायोटिक फैक्टर जो हैबिटाट में जिनका रोल होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें जो लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है या किसी हैबिटाट को, इसे बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट लाइन पूछेगा, बताओ सबसे ज्यादा उचित इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर, रिलेवेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है, तो वो बोलोगे टेम्परेचर। यू आर अवेयर, आप जागरूक होंगे इस बात को लेकर, दैट द एवरेज टेम्परेचर जो होता है ऑन लैंड पे जो होता है वेरी सीजनली। बताओ सीजन पे क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर वेरी करता है। और अगर आप इक्वेटर से, सबसे पहली बात सर ये इक्वेटर क्या है, देखो अगर आप इक्वेटर से कहां जा रहे हैं, चलो यहां पर नहीं दिखाया गया लेकिन सुनो, देखो जैसे मान लो ये एक पृथ्वी है, अब इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने माना, इसे बोला इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो इसे बोलेंगे
ट्रॉपिकल, क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल से नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जाएंगे 20 डिग्री अभी बोल दो या 23.5 डिग्री बोल दो, तो इसे बोलेंगे सब ट्रॉपिकल। उससे ऊपर जाएंगे तो मिलेगा आपको ऊपर मतलब नॉर्थ की तरफ और साउथ के टेम्परेट, और सबसे ऊपर मिलेगा पोलर रीजन। क्या मिलेगा? पोलर रीजन। तो जब यहां देखो, यहां मान लो कोई सनलाइट है, क्या है? सनलाइट। अब ये सनलाइट क्या है, यहां पर पड़ रही है, देखो यहां पर, तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहां? इक्वेटर पे होता है, क्योंकि देखो यहां लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं देखो लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो इक्वेटर से अगर तो लाइट अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, मतलब वहां बहुत ज्यादा क्या होगा, लाइट पहुंच नहीं रही बहुत इंटेंसिटी वाली, तो वहां उतना टेम्परेचर नहीं होगा। तो इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, मतलब जब हम कहां जाते हैं, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर, जब टेम्परेचर गिरता है, जब हम इक्वेटर से कहां जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं। एंड फ्रॉम, अब देखो टेम्परेचर गिरेगा अगर हम, ये है जमीन, प्लेन से कहां जाएंगे, प्लेन से मतलब जमीन से, ऐसा नहीं हवाई जहाज से, जब हम प्लेन से पहाड़ के ऊंचाई पे जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। प्लेन टू माउंटेन टॉप जाएंगे तब भी टेम्परेचर घटेगा। इट रेंज, अब ये टेम्परेचर रेंज क्या हो सकता है, हो सकता है कहीं कहीं जैसे पोलर इलाके में ये सब जीरो होगा, सब जीरो मतलब माइनस होगा इन द पोलर एरिया। हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे वो कितना हो सकता है, ग्रेटर देन 50 डिग्री। देखो हाई एल्टीट्यूड कह रहे हैं, इसको हटाओ, देखो सब जीरो कहां होगा, पोलर एरिया में, और हाई एल्टीट्यूड में वो टेम्परेचर सब जीरो मतलब जीरो से नीचे चला जाएगा। और ये हो सकता है 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो सकता है। कहां? ट्रॉपिकल डिजर्ट में। इन समर में जो ट्रॉपिकल में पाए जाने वाले डिजर्ट होते हैं वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। तो देखो अच्छा ऐसा नहीं कि केवल 50 डिग्री, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो इससे ऊपर बात करते हैं, कहते हैं 50 डिग्री क्या, हम तो 100 डिग्री में रहेंगे। तो देयर आर हाउएवर, हालांकि यूनिक कुछ हैबिटाट होता है, सच है जैसे थर्मल स्प्रिंग्स हो गया, डीप सी समुद्र के गहराई में, हाइड्रो मतलब पानी, थर्मल मतलब जहां से टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड है, बेंट्स मतलब होता है पोर। समुद्र की गहराई में क्या होता है, समुद्र की गहराई में छोटे छोटे छेद होते हैं जहां रिएक्शन चलती है, और वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, जहां से क्या होता है, जहां से एनर्जी निकलती है। तो यहाँ के पानी 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पोर से जो पानी निकलता है 100 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है, तो वहां पर भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं, वो भी हैबिटाट है एक। हैबिटाट का मतलब वही होता है जहां कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो। तो देखो हाइड्रोथर्मल बेंट जो हो गया, वेयर जहां पर एवरेज टेम्परेचर जो होता है एक्सीड मतलब ऊपर होता है किसके, 100 डिग्री सेल्सियस। इट इज जनरल नॉलेज, ये एक जनरल सी बात है, ये एक होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए कि मैंगो का ट्री डू नॉट या कैन नॉट, नहीं होता या नहीं हो सकता, ग्रो नहीं कर सकता। कहां नहीं ग्रो कर सकता, क्योंकि मैंगो का प्लांट ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है। तो उसे अब टेम्परेट एरिया में लेके जाओगे, टेम्परेट कंट्री जैसे कनाडा में लेके जाओगे, जर्मनी में लेके जाओगे, तो वहां वो प्लांट नहीं लगेगा, क्योंकि उसका जो एंजाइम फंक्शनल है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर इधर उधर कर दोगे तो वो प्लांट वहां पर सक्सेस नहीं रह पाएगा। अब उसका दूसरा एग्जाम्पल दिया कि टेम्परेचर जो होता है वो रोल करता है। स्नो लेपर्ड जो होता है किसमें, बर्फ में रहने वाले तेंदुए जो लेपर्ड होते हैं, आर नॉट फाउंड इन, अब उन्हें केरला के गर्म जंगल में तुम नहीं पाओगे, क्योंकि वो स्नो में रहते हैं। उनका एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है। सुनो, ट्यूना फिश होता है जो पाया जाता है ट्रॉपिकल एरिया में, रेयरली कॉट, तुम हो सकता है उसे पकड़ लो कहां, बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशियन, ओशियन के ट्रॉपिकल से पार, मतलब ट्रॉपिकल में पाया जाता है, इससे बियॉन्ड अगर ट्रॉपिकल से ऊपर जाते हो बहुत रेयर ही होगा कि तुम्हें मिलेगा वो। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलो, यू कैन एप्रिसिएट, आप एप्रिसिएट कर सकते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के सिग्निफिकेंस को आप बता सकते हैं। टू किसके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हेन यू रियलाइज, जब आप रियलाइज करेंगे दैट कि इट इफेक्ट, ये इफेक्ट टेम्परेचर इफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, किस पर असर डालता है, काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम पे क्या करता है,
असर डालता है। काइनेटिक्स मतलब क्या होता है? वर्किंग ऑफ एंजाइम। अगर वर्किंग ऑफ एंजाइम पे ये क्या कर रहा है? असर डाल रहा है। अगर हमारी एंजाइम जो वर्क कर रहा है उसको ये इफेक्ट कर रहा है, तो एंजाइम अगर इफेक्ट हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म अगर इफेक्ट होगा तो उसकी ये कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी पे हमारे असर दिखेगा, और फिजियोलॉजी पे असर दिखेगा तो मार्फोलॉजी भी तो हमारी असर दिखेगा। तो देखो, इट इफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम एंड थ्रो। कैसे कैसे इफेक्ट करेगा? अब क्या होगा? जब काइनेटिक्स वर्किंग ऑफ एंजाइम बिगड़ेगा तो वर्किंग ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और ये होता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन पे असर पड़ रहा है तो हमारी फिजियोलॉजी पे एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी क्या होगा? अफेक्टेड होगा। इतनी बातें। एंजाइम के इफेक्ट होने से मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने से फिजियोलॉजी इफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी इफेक्ट होने से हमारी मार्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी क्या होगी? इफेक्ट होगी। फ्यू ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये टोलरेट कर सकते हैं, वाइट टोलरेट कर सकते हैं, थ्राइव मतलब रह सकते हैं इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे मान लो कोई किसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और ये हमने देखा कि 15 डिग्री सेल्सियस में भी रह गया, ये हमने देखा कि 35 डिग्री सेल्सियस पे भी, और मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे भी रह गया, तो ये 15 से 45 या 40 डिग्री सेल्सियस पे रह सकता है। लेकिन दूसरा टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो 25 डिग्री पे अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहां पर टेम्परेचर 28 हुआ, इसके काम में तुरंत इसकी एफिशिएंसी कम हुई, और जैसे ही ये 23 हो गया इसकी एफिशिएंसी कम हो गई। मतलब ये 23 से 28 पे ठीक ठाक काम कर सकता है, मतलब यहां पर नैरो रेंज पर ये काम कर रहा है, और जबकि ये क्या है? वाइड रेंज पे काम कर रहा है, बहुत बड़े रेंज पे काम कर रहा है। मतलब ये 15 पर भी काम कर ले रहा है, 40 पर भी काम कर ले रहा है, तो इसका रेंज कितना हुआ? 15 से 40। तो देखना, अगर हम बात करें वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सके तो उसे बोलते हैं यूरी। यूरी का मतलब ही होता है वाइड, और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सके उसे बोलेंगे यूरी थर्मल। लेकिन वास्ट ऑफ मेजॉरिटी, बहुत बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी ऑफ देम रेस्ट्रिक्टेड मतलब सीमित होते हैं टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो नैरो, बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, बाकी बचे हुए सारे ऑर्गेनिज्म वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें टेम्परेचर को रेगुलेट करने की पावर नहीं होती, पावर के लिए चाहिए एनर्जी। तो इस धरती पे कुछ ही ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं। अच्छा, जो नैरो रेंज पर काम करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं स्टेनोथर्मल। क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। देखो, स्टेनोथर्मल जो होता है, स्टेनो का मतलब ये होता है नैरो, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। जो कम टेम्परेचर, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकें उसे क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, लेवल जो होता है थर्मल टेम्परेचर को झेलने का अलग अलग स्पीसीज का, डिटरमाइन करता है लार्ज एक्सटेंट मतलब क्या होता है? सीमा ऑफ देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे तो हम ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएंगे। जैसे इंसान अगर मान लो केवल ठंडी में रहता, या कोई पोलर एरिया पर रहने वाला ऑर्गेनिज्म वो गर्मी को नहीं झेल पाएगा, तो केवल कहाँ रहेगा? पोलर एरिया पे रहेगा, वो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाएगा। इस लाइन का मतलब क्या है? द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, टेम्परेचर को झेलने की क्षमता जो है डिफरेंट स्पीसीज का, यही डिटरमाइन करता है कि वो कितने लार्ज एक्सटेंट मतलब सीमा, कितने बड़े एरिया तक, जियोग्राफिकल एरिया में फैल सकता है। अगर टेम्परेचर को अच्छा झेल रहा है, बहुत अच्छा मतलब वाइड रेंज में टेम्परेचर को झेलने की क्षमता रखता है, उसे 0 डिग्री, जैसे ह्यूमन 0 डिग्री में रख दो कोई दिक्कत नहीं, हम झेल लेंगे। -20 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री में, -30 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं, 50 डिग्री में मतलब हम झेल सकते हैं, दिक्कत तो होगी लेकिन हम मरेंगे नहीं, वहां पर हम सरवाइव करेंगे, तो हम ज्यादा दूर तक फैल सकते हैं। चल, अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इन रिसेंट ईयर में देयर हैज बीन ग्रोइंग कंसर्न, एक चिंता की बात जो ग्रो कर रही है, जो आ रही है, अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पूरे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और इसको पढ़ेंगे किसमें? इसको पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में। चलो, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यू, यदि ऐसे ही ग्लोबल
टेम्परेचर बढ़ता रहा, वुड यू एक्सपेक्ट, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशनल मतलब कई सारे स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और कई सारे का डिस्ट्रीब्यूशन एक सीमित हो जाएगा। यस, ऐसा हो सकता है, चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। अब दूसरा जो टेम्परेचर के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है वाटर। क्या है? वाटर। तो देखो, वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसको? लाइफ को। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि सुनो, हमारी पूरी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे जो मेजर पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। और फैक्ट की बात ये है कि लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे जो लाइफ आया है वो ऑरिजिनेट हुआ है कहां? वाटर में। एंड अनसस्टेनेबल मतलब क्या होता है? अनसस्टेनेबल। अनसस्टेनेबल मतलब हम इसको सोच ही नहीं सकते, बिना वाटर की हम लाइफ सोच ही नहीं सकते। अनसस्टेनेबल है लाइफ विदाउट वाटर, बिना वाटर के। चलो, इट्स अवेलेबिलिटी, इसका अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होता है। कहां? डिजर्ट, रेगिस्तान इलाके में वाटर की कमी होती है। डैट ओनली स्पेशल एडॉप्टेशन, अब वहां वाटर की कमी है तो हमें केवल एडॉप्टेशन ही वहां बचा सकता है, कुछ खास एडॉप्टेशन होता है। मेक इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल बनाएगा फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के लिए टू लाइव देयर, ताकि वो वहां जिंदा रह सकें। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब प्लांट की कितनी प्रोडक्टिविटी होगी और ये प्लांट कितनी दूर तक फैलेगा ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली मतलब क्या होता है? ज्यादा, हैवली डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर। अच्छा, यहां लोअर प्लांट की अगर बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ लोअर प्लांट होते हैं एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जो जिनमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, तो उनका जो कितना दूर तक फैलेंगे वो डिपेंड करता है कितनी दूर तक वाटर गया। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जितना ज्यादा पानी होगा प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है वाटर पे, क्योंकि आपको पता होगा CO2 प्लस H2O यही मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। तो जितना ज्यादा, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो चलो, यू आर माइट थिंक, शायद तुम सोचते होगे डैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, शायद ये तुम्हारा सोच होगा कि जो ऑर्गेनिज्म ओशियन, समुद्र में या झरने, लेक्स में, झील में, रिवर, नदी में रहते हैं, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको लगता होगा कि वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती होगी, लेकिन नहीं, बट इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। फॉर एनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की क्या होता है? उसके लिए वाटर तो जरूरी है, लेकिन वाटर जरूरी है, इसके साथ वाटर की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ वाटर बिकम इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस क्वालिटी में क्या? जैसे केमिकल कंपोजिशन हो गया, pH हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अब वाटर में सॉल्ट भी होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जैसे जो फ्रेश वाटर होते हैं, तालाब के पानी, समुद्र, तालाब के पानी, उसके बाद रिवर के पानी, लेक्स, समुद्र के पानी को बोलते हैं ओशियन वाटर, सी वाटर, मैरीन, बाकी सब वाटर को फ्रेश वाटर बोलते हैं। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अब उसमें हमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन नापना है, तो मेजर एज सैलिनिटी पार्ट पर थाउजेंड, पार्ट पर थाउजेंड को हम बोल सकते हैं PPT। 1 ग्राम थाउजेंड में, एक ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट पाए जाते हैं? यहां वो ना लिख के लिख दिया है पार्ट पर थाउजेंड। तो सुनो, अब ये सीधा पूछेगा कि बताओ इन लैंड वाटर मतलब फ्रेश वाटर में कितने होते हैं? लेस देन 5 PPT पाया जाता है ना। उसके बाद सी में पूछा जाएगा 30 से 35। हाइपर सैलाइन वाटर मतलब जहां पर हाइपर सैलाइन लेगून्स, जहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर तो भैया 1 लीटर में या 1000 ग्राम में 100 ग्राम से भी ज्यादा क्या हो सकते हैं? नमक हो सकते हैं, NaCl सॉल्ट हो सकते हैं। और यहां पर भी दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कुछ थोड़े रेंज ऑफ सॉल्ट को झेल पाता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल पाता है, तो उसे बोलते हैं। इसी प्रकार ऑर्गेनिज्म को 2
टाइप में बांटा गया है। सम ऑर्गेनिज्म और टॉलरेंट, ये झेल सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, बहुत बड़े पैमाने पर सैलिनिटी झेल सकते हैं। वो 5 में भी रह सकते हैं, वो 10 में भी रह सकते हैं, वो 20 में भी रह सकते हैं, वो 30 में, वो 40 में भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म मान लो ये 20 पे रह रहे थे, यहाँ 22 हो गया तो ठीक है, 18 हो गया तो ठीक है, लेकिन जैसे इससे कम होने लगा तो वो क्या, उनको दिक्कत होने लगा। तो ये झेल पा रहे हैं नैरो रेंज, और नैरो का मतलब हमने बताया था क्या, स्टेनो का मतलब होता है नैरो और यूरी का मतलब होता है वाइट। तो चलो अब यहां, वहां यूरी थर्मल स्टेनो थर्मल पे बात हुई थी, यहां किस पे बात होगी? बट सुनो, जो टॉलरेट करेंगे वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी उन्हें बोला जाएगा यूरी हैलाइन, यहां पर बोला जाएगा, नमक की बात हो रही है। बट अदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्ट मतलब सीमित रहते हैं नैरो रेंज तक, जिन्हें क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट, ये नहीं पाए जा सकते लॉन्ग, लंबे समय तक। फ्रेश वाटर को अगर मैरीन वाटर में डालोगे लंबे समय तक नहीं रह सकता, मर जाएगा। मैरीन वाटर को निकाल के फ्रेश वाटर में डालोगे वो भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, मर जाएगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखो, यहां पर नहीं है, यही समझते हैं। देखो यार, ऐसा है ना, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये फ्रेश वाटर है, थोड़ा समझा देते हैं, हालांकि ये रीडिंग है, समझाना तो नहीं चाहिए। फ्रेश वाटर, और इसको मान लो फ्रेश वाटर को हमने कहां डाल दिया? मैरीन वाटर में। देख यार, ऐसा है ना, यहां पर ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट आएगा। देखो ये जैसे मान लो कोई फिश फ्रेश वाटर में रह रहा था और इसको तुम निकाल के कहां डाल दिए? मैरीन वाटर में। कहां डाल दिए? मैरीन वाटर में। तो ये फिश जब फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जाएगा, अच्छा फ्रेश वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ये कम गाढ़ा होता है एज कंपेयर टू मैरीन वाटर। मैरीन वाटर की पीपीटी देखो कितना, सॉल्ट सैलिनिटी कितनी थी? 35 मान लो अगर, और यहां कितना है? लेस देन 5। तो यहां का पानी क्या है? यहां का पानी है पतला और यहां का पानी क्या है? गाढ़ा। तो देखो यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा शरबत मानने की कोशिश करूं और इसको चाशनी मानने की कोशिश करूं, चाशनी मतलब जिसमें जलेबी छाना जाता है, तो ये है पानी पतला और ये है क्या? गाढ़ा। ऐसे मान लो। अब ये जो फिश है इसका बॉडी फ्लूइड भी क्या होगा? इसी के हिसाब से होगा, पतला। और यहां जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, यहां जो ऑर्गेनिज्म फिश रह रहा है, उसका बॉडी फ्लूइड क्या होगा? मैरीन के हिसाब से थोड़ा गाढ़ा होगा। अब इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, कह रहा है लंबे समय तक तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? कॉन्सेप्ट समझना। जब आप इसको उठा के, इसको क्या नाम है इसका, फ्रेश वाटर वाले को मैरीन वाटर में डालेंगे, तो इसका अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है पतला। क्या है? पतला। समझ लो, ऐसा समझने के लिए अपने अंदर रखा शरबत, और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है चाशनी मतलब गाढ़ा। तो पानी का मूवमेंट पतले से गाढ़े की तरफ होगा। मतलब अब क्या होगा? पानी इसके बॉडी से फ्लूइड निकलकर बाहर आ जाएगा और इसकी मौत हो जाएगी। और पानी के मूवमेंट को बोलते हैं ऑस्मोसिस, और ये बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है तो इसे बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। इतनी बातें क्या होनी चाहिए? एकदम ऑस्मोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस, मॉसिस बोलेंगे। उसके बाद अगर आप इसको यहां ले जाएंगे तो मैरीन वाटर को अगर फ्रेश वाटर में ले जाएंगे तो ये मैरीन वाटर का क्या था? यहां इसका सॉल्यूशन गाढ़ा था, इसका बॉडी फ्लूइड गाढ़ा था, इसको हम चाशनी मान ले रहे हैं। अच्छा, और ये बाहर पानी कैसा है? बाहर का फ्लूइड कैसा है? वो पतला है, थोड़ा शरबत मान लो। तो बताओ यहां से क्या होगा? अब अंदर का पानी गाढ़ा और बाहर का पानी पतला, तो हमेशा पानी का मूवमेंट पतले से गाढ़े की तरफ होता है। तो पतले से गाढ़े की तरफ। यहां फिश का फट के मौत होगा, जबकि यहां फिश का कैसे मौत होगा? फूल जाने से। यहां तो पानी निकल जाएगा और यहां पानी जाने से इसका मौत होगा। तो यहां क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकते हो, एंडोऑस्मोसिस। चलो इधर देखना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में इसको अच्छे से समझाया जा सकता है। तो चलो ठीक है, इधर देखना। अब इस लाइन को पढ़ लो, क्या कह रहा है? हाँ, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लाइव, वो नहीं रह सकते फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक इन सी वाटर, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ऐसे ही मेनी बहुत सारे सी वाटर नहीं रह सकते किसमें? फ्रेश वाटर में, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी दे वुड फेस। यहां पर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस पूछा जा सकता है। अब अगला है लाइट। क्या है? लाइट। देखो यार, ऐसा है ना, सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड, प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करता है? फूड थ्रू किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस द्वारा।
वो फूड प्रोड्यूस करता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी अ प्रोसेस बाय विच ओनली पॉसिबल, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कब पॉसिबल है, विच ओनली पॉसिबल जब सनलाइट अवेलेबल, जब सनलाइट क्या हो, अवेलेबल हो। क्योंकि सनलाइट का क्या काम है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसकी तरह काम करेगी, एनर्जी की तरह, सोर्स जरिया रहेगी एनर्जी का। क्योंकि हमें पता है CO2 + H2O, उसको चाहिए एनर्जी, तभी बनाएगा C6H12O6 प्लस साथ में ऑक्सीजन निकलेगा। तो एनर्जी वो कहां से, उसका सोर्स क्या होगा, सन। तो सन क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। वी कैन क्विकली, हम तुरंत समझ सकते हैं इस बात को, द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, लाइट को हम समझ सकते हैं, फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, लाइट के महत्व को समझ सकते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, पर्टिकुलरली किसके लिए, प्लांट में ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाए उनको तो लाइट जरूरी चाहिए, जरूर ही चाहिए। और प्लांट अपना खाना खुद बनाता तो उसे लाइट तो चाहिए ही चाहिए। देखो मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, बहुत सारे स्पीसीज जो होते हैं स्मॉल प्लांट के, जैसे हर्ब हो गए घास वाले प्लांट, और श्रब हो गए तनेदार प्लांट, ग्रोइंग इन फॉरेस्ट। मान लो ये जंगल में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जंगल में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ऐसे जंगल में ग्रो कर रहे हैं जहां लाइट नीचे लाइट आ ही नहीं रही है। तो बताओ जब नीचे लाइट आ ही नहीं रही और प्लांट को चाहिए लाइट, तो ये क्या होता है, या लाइट बहुत कम आ रही है, तो ये प्लांट जो होते हैं इनको पूरी तरीके से लाइट मिल नहीं रहा है, तो ये एडॉप्ट हो जाते हैं। जब हमें ज्यादा पैसा मिल रहा था तो हम ज्यादा खर्चा कर रहे थे, लेकिन कम पैसा मिला, हमें पैसा अब कम मिलने लगा, तो उसी में हम क्या करेंगे, अपने आप को ढालेंगे। तो लाइट अगर मिलती अच्छी खासी तो अच्छी लाइट पे फोटोसिंथेसिस करते, लेकिन इन्हें लाइट ये कहां, ऐसे फॉरेस्ट में रह रहे हैं जहां नीचे लाइट उतना जा ही नहीं रहा है, तो ये अब हर्ब और श्रब वाले प्लांट अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, किसके लिए, एडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसाइज, अपने आप को फोटोसिंथेसाइज करेंगे, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा। ऑप्टिमली मतलब बेस्ट, अंडर लो लाइट कंडीशन में भी अब ये अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस कर लेंगे अपने अंदर कुछ ऐसा एडॉप्टेशन करके, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली, लगातार। क्यों लो लाइट इंटेंसिटी पे ये अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस करने के लिए एडॉप्टेशन हुए, क्योंकि लगातार ओवरशैडोड मतलब ये छुपाए गए हैं, छुपे हुए हैं बाय टॉल प्लांट, टॉल और कैनोपी मतलब होता है छज्जे वाले प्लांट, जिससे लाइट नीचे बहुत कम जा रही है या जा ही नहीं रही कह दो। सुनो, मेनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, सनलाइट पे डिपेंड होते हैं टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। फोटो पीरियोडिज्म अगर पढ़ा होगा, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, कुछ प्लांट होते हैं जिन्हें लाइट, देखो फ्लावरिंग के लिए लाइट तो चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट में ये मायने रखता है कितनी ड्यूरेशन की लाइट दे रहे हो। फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियोडिक मतलब कितने ड्यूरेशन की लाइट दे रहे हो, और किस लिए इन जरूरत होता है, फ्लावरिंग के लिए। तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एक था डे न्यूट्रल प्लांट जिसको सिर्फ लाइट चाहिए, ये डिपेंड नहीं करता कितने दिन कितने टाइम के लिए दे रहे हो, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, इसमें कितने समय के लिए लाइट दे रहे हो, फ्लावरिंग के लिए जरूरी होता है। फॉर मेनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल टू मतलब एनिमल के लिए भी लाइट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, डैट दे यूज डायर्नल मतलब जो दिन में वेरिएशन होता है, दिन के इंटेंसिटी में। सीजनल मतलब जो एक होता देखो पहले सुबह सूरज निकलता है, फिर काफी तेज होता है इंटेंसिटी, फिर शाम को लो हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है। एक सीजन में वेरिएशन देखने को मिलता है, सीजन मतलब पहले ठंडी फिर गर्मी, ऐसे सीजन में वेरिएशन देखने को मिलता है, किसमें, लाइट इंटेंसिटी में। और ड्यूरेशन जो होता है, फोटो पीरियड, कितनी लाइट मिल रही है, एज क्यूज मतलब संकेत देते हैं, फॉर टाइमिंग ऑफ देयर फोरेजिंग, एनिमल को बताते हैं कि अब आपको खाना खाने जाना है। ये ह्यूमन पे अप्लाई ना कर लेना, ह्यूमन जो है भैया उसे टाइमिंग कुछ नहीं चाहिए, उसे कि नहीं टाइमिंग पे डिपेंड करता उसका रिप्रोडक्शन या उसे आना जाना टाइम, खाना खाना टाइम पे डिपेंड नहीं कुछ। लेकिन एनिमल होते हैं जो लाइट इंटेंसिटी की मदद से देखते हैं, जब लाइट इंटेंसिटी कम हुई तब खाने के लिए वो निकलेंगे। और कुछ सीजनल बेसिस पे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे मेढक जो होता है, जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, जब बारिश होती है तो वो बाहर निकलता है और टर टर करता है, वो अपने पार्टनर को बुलाने की कोशिश करता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। माइग्रेटरी एक्टिविटी, लाइट इंटेंसिटी का यूज करके हम माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे अभी बताएंगे, साइबेरिया से जो साइबेरिया क्रेन्स आते हैं राजस्थान में नेशनल पार्क, कोलोराडो नेशनल पार्क में जो आते हैं, तो वो माइग्रेटरी एक्टिविटी भी हो सकता है।
सीजनल इसका यूज करके, लाइट की इंटेंसिटी का यूज करके माइग्रेशन के लिए भी जिम्मेदार होता है ये। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड, जो अवेलेबिलिटी होती है लाइट का लैंड पे, इस क्लोजली लिंक्ड, इसे लिंक कर सकते हैं टेम्परेचर से। जितनी हम बोल सकते हैं जितनी ज्यादा लाइट आएगी, जितनी इंटेंसिटी की आएगी, उतना ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। और लिंक इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि लाइट और टेम्परेचर दोनों का सोर्स जो है वो क्या है, सन। सन इज द सोर्स ऑफ बोथ, लाइट और दोनों का सोर्स क्या है, सन है। चलो अब उसके बाद बात करते हैं। बट लेकिन क्या, जहां 500 मीटर गहरे समुद्र में जाने पर द इन्वायरमेंट इज डार्क, वहां पर लाइट होती नहीं है। एंड दैट इनहेबिटेंट्स मतलब वहां पर रहने वाले, इनहेबिटेंट्स मतलब रहने वाले प्राणी या रहने वाले एनिमल, आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कैलेस्टियल मतलब खगोलीय मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, सन से आने वाली एनर्जी से वो परिचित ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि सन नाम की कोई चीज होती है, उजाले नाम की कोई चीज होती है। 500 मीटर गहरे समुद्र में जाने पर, 500 मीटर गहरे समुद्र में जाने पर लाइट नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर डार्क इन्वायरमेंट है। एंड व्हाट देन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, इन अब लेकिन एनर्जी तो चाहिए भैया जिंदा रहने के लिए, तो ये एनर्जी कहां से मिलता है, यहां डिकम्पोजिशन होता है। अब देखो स्पेक्ट्रल क्वालिटी, अब देखो लाइट तो चाहिए लेकिन किस रेंज का चाहिए ये भी मायने रखता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, रेंज, किस रेंज का चाहिए। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें विजिबल लाइट मिल रही है, इसको बोल सकते हैं 400 से 700 नैनोमीटर, अगर इसे बोल सकते हो 390 भी से भी 740 के करीब बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर यही बोला जाता है 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट अगर हमें मिल रही है, वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, तो इसे बोलते हैं विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं, विजिबल। इसके अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, यूवी लाइट। कौन सा मिलेगा, यूवी लाइट। और यूवी लाइट ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इस वेवलेंथ के ऊपर जाएंगे तो मिलेगा इंफ्रारेड लाइट। कौन सा लाइट, इंफ्रारेड लाइट मिलेगा। तो कौन सी लाइट मिल रहा है, कौन से स्पेक्ट्रम का मिल रहा है, यह भी क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, जो यूवी कंपोनेंट होता है किसी भी लाइट के स्पेक्ट्रम की, हार्मफुल होता है मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। व्हाइट, नॉट ऑल द कलर ऑफ कंपोनेंट विजिबल, कह रहा है जितने भी विजिबल, जैसे विबग्योर सुना होगा, बढ़ते हुए वेवलेंथ के हिसाब से रखा गया है विबग्योर। अब कह रहा है यहां पर ये जो सातों कलर हैं, जरूरी नहीं है कि विजिबल कंपोनेंट के सातों कलर समुद्र की गहराई में पाए जाएं। देखो समुद्र की गहराई में सातों कलर का पाया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई में चलते जाओगे वैसे वैसे लाइट के कलर क्या होते जाएंगे, कुछ कलर ऊपर तक रह जाएंगे, कुछ कलर एकदम गहराई में जाएंगे। तो सुनो, हाँ तो क्या लाइन थी पिछली, इट इज नॉट ऑल कलर कंपोनेंट, सभी ये जो कंपोनेंट हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के, नॉट सभी नहीं पाए जाएंगे किसमें, मैरीन, अवेलेबल फॉर मैरीन प्लांट। मैरीन प्लांट के लिए सभी अवेलेबल नहीं होंगे, जो प्लांट एकदम गहराई में होगा वहां सभी लाइट कंपोनेंट नहीं पहुंचेगा। देखो प्लांट की बात कर रहा है, एट डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन, ओशियन के जैसे जैसे तुम समुद्र की गहराई में जाओगे विजिबल स्पेक्ट्रम, सातों विजिबल स्पेक्ट्रम वहां नहीं पहुंचेगा। एमंग द, अब कह रहा रेड वाला हो गया, ग्रीन वाला हो गया, ब्राउन वाला हो गया, एल्गी, कौन इनहेबिट्स मतलब कौन रहेगा समुद्र की गहराई में रहेगा, तो रेड वाला रहेगा समुद्र की गहराई में। क्यों, क्योंकि इसके पास पाया जाता आर फाइको एरिथ्रिन। क्या पाया जाता है, आर फाइको एरिथ्रिन पाया जाता है। इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं सॉइल। अगर हम सॉइल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सॉइल, तो सॉइल जो होता है, सॉइल का नेचर जो होता है, अच्छा हर एक जगह का सॉइल क्या होगा, उसकी नेचर और उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। तो हम बोल सकते हैं नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेस, अलग अलग प्लेस पे ये वेरी करेगी, अलग अलग होगी। इट इज डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करता है कि वहां जहां सॉइल पाया जा रहा है वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का वेदरिंग प्रोसेस कैसे मौसम कैसा है या क्लाइमेट कैसा है। वेदर सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्टेड कहीं से कट के आया है कि वहीं का है, सेडिमेंट्री सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है।
हाउ सॉइल डेवलपमेंट, कैसे सॉइल का डेवलपमेंट होगा, ये सब डिसाइड करेंगे कि वहां पाए जाने वाले सॉइल का नेचर और प्रॉपर्टी कैसा होगा। एंड वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉइल के, जैसे सॉइल का कंपोजिशन की, सॉइल में वाटर कितना है, उसके बाद उसमें मिनरल कितना है, उसके बाद उसमें जो है ऑक्सीजन कितना है, सॉइल कंपोजिशन, उसका ग्रेन साइज कितना है, ग्रेन बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हैं, दाने का साइज, एंड एग्रीगेशन, उनमें अब ये एग्रीगेट कैसे हुए हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये सब मिलकर डिटरमाइन निर्धारित करते हैं, बताते हैं पर्कुलेशन ऑफ परकोलेशन। देखो परकोलेशन मतलब होता है रिसाव। अगर मिट्टी, देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉइल, एक होता है सैंडी सॉइल रेगिस्तान का, एक होता है चिकनी मिट्टी जिसे बोलते हैं क्ले, एक इन दोनों के बीच का होता है जिसे बोलते हैं सिलिट। तो देखो यार, अगर तुम सैंड वाला सॉइल देखोगे, बलुई मिट्टी जिसे बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सैंड सॉइल, तो वो क्या होता है, दाने उसके बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा एग्रीगेट नहीं होते, सब कण अलग अलग होते हैं। तो अगर इसमें पानी डालोगे तो पानी नीचे चला आएगा, रिसाव इसका होगा। लेकिन अगर वहीं तुम छोटे छोटे दाने वाले क्ले मिट्टी ले लिया तो ये क्या होते हैं, ये आपस में काफी दूर दूर होते हैं, इनका एग्रीगेट, ये काफी टाइटली एग्रीगेट होते हैं। तो इनमें अगर तुम पानी डालोगे तो ये पानी को होल्ड कर लेंगे, रिसाव बहुत कम होगा। तो वही बोल रहा है यहां पर, क्या बोला जा रहा है, क्या सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन इनमें डिटरमाइन करता है, बताता है कि उस मिट्टी की परकोलेशन मतलब रिसाव और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी। एंड सॉइल दीज कैरेक्टरिस्टिक, अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हो गए अलोंग विथ किसके साथ, अलोंग विथ पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर, पीएच हो गया, उस सॉइल में कितना मिनरल है, टोपोग्राफी, उसका अरेंजमेंट कैसा है सॉइल का, ये डिटरमाइन करते हैं टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन एनी एरिया, मतलब कितना पैदावार, कितना वहां पर प्रोडक्टिविटी, वेजिटेशन मतलब वेजिटेबल मतलब प्लांट, कितनी प्रोडक्टिविटी उस एरिया में होगी। अगर टोपोग्राफी ठीक है, कंपोजिशन मिनरल का ठीक ठाक है, पीएच ठीक है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसके पास, तो वहां पर क्या होगा, वेजिटेशन क्या मतलब प्लांट की पैदावार ज्यादा होगी। इन टर्म, अच्छा इन टर्म कह रहा, दिस इन टर्म, अगर जैसे प्लांट होंगे वैसे वहां पर उसको खाने वाले एनिमल होंगे। अगर घास है तो वहां पर रैबिट होगा, वहां पर शेर तो नहीं होगा। तो जिस प्रकार के प्लांट होंगे, दिस इन टर्म, अगर वेजिटेशन डिसाइड ये डिटरमाइन कर रहा है तो वेजिटेशन प्लांट क्या डिसाइड करेगा, डिक्टेट्स मतलब डिसाइड करेगा द टाइप ऑफ एनिमल दैट कैन सपोर्टेड, कैन बी सपोर्टेड, मतलब जैसे प्लांट होंगे वैसे ही उसी को खाने वाले एनिमल को क्या करेंगे, सपोर्ट। अगर प्लांट में चेंज होता है तो वहां पर रहने वाले एनिमल में भी क्या होगा, चेंज होगा। सिमिलर, इसी प्रकार बोला जा रहा है कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सबसे नीचे का सेडिमेंट ये कैसा होगा, सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक की विशेषता ऑफन अक्सर डिटरमाइन करती है टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल, मतलब नीचे रहने वाले एनिमल वहां कैसे होंगे। तो ये क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल का ये सेडिमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सेडिमेंट कैसा होगा ये डिसाइड करता है वहां पर रहने वाला एनिमल किस टाइप का एनिमल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर कि कैसे बदलते हुए एबायोटिक फैक्टर के हिसाब से हमारा ऑर्गेनिज्म उस हैबिटाट में रिस्पॉन्स देगा। हैविंग रियलाइज्ड, हमें ये बात रियलाइज होना चाहिए, इसका रियलाइजेशन होना चाहिए दैट एबायोटिक फैक्टर जो होता है बहुत सारे हैबिटाट का में वो वेरी करता रहता है ड्रेस्टिकली, मतलब काफी इन टाइम के साथ वो वेरी करता रहता है। बी नाउ आस्क, हमें अब ये पूछना चाहिए, आस्क हाउ डू ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच कंडीशन, इन सच हैबिटाट, कैसे उस हैबिटाट में रह रहे हैं और उस हैबिटाट का सामना कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और इसको सीखते हैं। बट ये बिफोर अटेम्प्टिंग दिस टू आंसर, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने से पहले वी शुड परहैप्स आस्क, हमें पूछना चाहिए पहले क्या, वाई हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शुड बॉदर, मतलब कैसे ये बदलता हुआ इन्वायरमेंट घातक है, बॉदर मतलब घातक है ऑर्गेनिज्म के लिए। वन वुड एक्सपेक्ट, एक एक्सपेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग, कि देखो एक बंदा सोच सकता है कि एक बंदा का एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग
कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर मतलब मिलियन ऑफ ईयर जो हो गए हैं ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस के लिए मेनी स्पीसीज, जब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन चल रहा था, मेनी स्पीसीज बहुत सारे स्पीसीज वुड हैव इवॉल्व अपने अंदर विकसित किए रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाने की कोशिश किए कि बाहर का इन्वायरमेंट बदल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर का इन्वायरमेंट हम अपने क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। अंदर का मतलब विद इन बॉडी दैट परमिट। अब अंदर का इन्वायरमेंट हम क्यों कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, ये परमिट करेगा, अलाउ करेगा जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है एंड बायोकेमिकल रिएक्शन है अपने बॉडी में एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन है टू प्रोसीड, वो चल सकें मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। 10 क्यों चल सकें, क्यों मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चला रहे हैं, अगर चला भी दिए तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार एनहेंस मतलब बढ़ा देगा ओवरऑल फिटनेस ऑफ स्पीसीज की ओवरऑल फिटनेस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दिस कॉन्स्टेंसी, ये कॉन्स्टेंसी जो होता है फॉर एग्जांपल कुड बी इन टर्म ऑफ, किस टर्म में बात कर सकते हैं, क्या कॉन्स्टेंसी क्या मेंटेन करना है, तो किस टर्म में बात कर सकते हैं, ऑप्टिमल टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, किस टर्म में हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंसी हमें इंटरनल एनवायरनमेंट की मेंटेन करनी है, तो वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब ऑस्मोलरिटी की बात कर रहे हैं, हमें मेंटेन करना है अपनी बॉडी फ्लूइड का, और क्या टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आइडियली अगर माने ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोशिश करना चाहिए ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने का कॉन्स्टेंसी ऑफ इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट के कॉन्स्टेंसी को क्या करना चाहिए, मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर ये मेंटेन करने की कोशिश में सफल रहा तो इस प्रोसेस को बोलेंगे होमियोस्टैसिस। क्या बोलेंगे, होमियोस्टैसिस इज अ प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इन्वायरमेंट को क्या करता है, मेंटेन कांस्टेंट बनाए रखता है, डिस्पाइट के बावजूद वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन के वेरी करने के बावजूद भी बाहर बदल रहा है लेकिन हमारे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन बना हुआ है। अच्छा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर वेरी करेगा दैट टेंड टू अपसेट, जो हमारे होमियोस्टैसिस को अपसेट करने की कोशिश करेगा, बेकार करने की कोशिश करेगा। लेट अस टेक एन एनालॉजी, और एक एनालॉजी की मतलब ह्यूमन, एनालॉजी मतलब होता है ह्यूमन का, हम यहां समझेंगे किसी चीज को समझेंगे, ह्यूमन का एग्जांपल देंगे, ह्यूमन का। चलो तो लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लियरिफाई, ताकि हम समझ सकें दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। अगर बदलते हुए मौसम के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे रेगुलेटर। क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। बाहर टेम्परेचर 37 डिग्री है, हमारे अंदर का हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, बाहर टेम्परेचर 100 डिग्री है, आई एम सॉरी 100 डिग्री ज्यादा हो गया, कुछ भावनाओं में ये बातें निकल जाती हैं कभी कभी, सुनो तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, भावनाओं पे सुनो। तो कहने का मतलब बाहर का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, या मान लो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना ही रहता है, 37 डिग्री ही रहता है। मतलब हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम है। इधर -4 हो गया, -5 हो गया, -10 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन हमारी बॉडी का बदलते हुए मौसम के हिसाब से हम बदल नहीं रहे हैं। अच्छा चलो इधर देखना, आओ। तो कहने का मतलब इसी बात को हम ह्यूमन का एनालॉजी लेके, मतलब ह्यूमन एनालॉजी से समझ रहे हैं। एग्जांपल सपोज कर रहे हैं कि मान लो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे बढ़िया काम करते हैं। सपोज अ पर्सन इज एबल, वो सक्षम है टू परफॉर्म, अपने काम के लिए हिज, मतलब लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बेस्ट अपना काम कर सकता है व्हेन टेम्परेचर, जब उसके चारों तरफ टेम्परेचर कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, एंड विशेष टू मेंटेन, और उसे वो क्या करना चाहेगा, मेंटेन करना चाहेगा इट्स हो, इवन हालांकि when it is स्क्रॉचिंगली मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा है तो भी वो 25 डिग्री को मेंटेन करना चाहेगा। स्क्रॉचिंगली मतलब बहुत झुलसा देने वाली गर्मी या तो पड़ रही, फ्रीजिंगली कोल्ड या तो जमा देने वाली ठंडी पड़ रही है आउटसाइड, लेकिन वो क्या मेंटेन करने की कोशिश करेगा, 25 डिग्री। कैसे करेगा, अपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट मेंटेन करके। इट इज कुड बी अचीव्ड, ये अचीव कर सकता होम पे अपने, कैसे होम पे अचीव कर सकता है, कार में हो सकता है कर ले, ट्रेवलिंग जब ट्रेवल कर रहा हो,
एट वर्क प्लेस, बकवास है सब, जहां काम कर रहा हूं वहां, ये सब कंडीशन 25 डिग्री को कैसे मेंटेन कर सकता है? बाहर इतनी गर्मी है, बाहर इतनी ठंडी है, यूजिंग एयर कंडीशनर लगा ले समर में और हीटर लगा दे विंटर में, 25 डिग्री क्या हो गया? मेंटेन हो गया, क्योंकि वो बेस्ट काम कर रहा है 25 डिग्री। ऐसे हमारी बॉडी बेस्ट काम कर रही है 37 डिग्री। तो हमें अब क्या करना है? बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रखना है। गर्मी हुई तो हम पसीना निकाल के अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, ठंडी हुई तो गुड़गुड़ी करके कांप के हम क्या कर रहे हैं? अपना टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। तो सुनो, देन हिज हर, और जब टेम्परेचर में ये 25 डिग्री अपने चारों तरफ 25 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा, देन हिज या हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमल। अब वो मैक्सिमम काम करेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम या हर। मतलब ही नहीं, रिगार्डलेस मतलब ही नहीं है कि बाहर क्या टेम्परेचर है, उसने तो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है ना 25 डिग्री, अब वो बेस्ट काम करेगा। हेयर अ पर्सन होम्योस्टैसिस accomplished, यहां पर एक बंदे का होम्योस्टैसिस कंप्लीट हुआ, नॉट थ्रो फिजियोलॉजिकल, उसने अपने फिजियोलॉजी में चेंज नहीं किया है, बट आर्टिफिशियल, पंखा लगवाना, कूलर लगवाना, एसी लगवाना, ये सब आर्टिफिशियल है। हाउ डू बी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप विद सिचुएशन, अब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सिचुएशन का सामना करेगा? लेट अस टू एक पॉसिबिलिटी देखते हैं यहां पर। तो देखो 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है जो अपने बदलते हुए मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलता नहीं है, वो गाना है ना, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, तो वो यही है, कह रहा मौसम कुछ भी हो हम बदलेंगे नहीं, अपने अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन किए रहेंगे। तो इसे बोलते हैं, देखो, रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? रेगुलेटर। अब जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के बदलते हुए टेम्परेचर या फ्लूइड, बदलते हुए फ्लूइड के हिसाब से अपने बॉडी को टेम्परेचर को ना बदले, फ्लूइड को ना बदले, ऑस्मोलरिटी को ना बदले, उसे बोलते हैं रेगुलेटर। इस प्रोसेस को रेगुलेट बोल रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म, और ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन एनालॉजी करके समझो तो तुम्हें लगेगा सर सबको बाहर का अपने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेना चाहिए एसी लगवाकर, हीटर लगवाकर, लेकिन सब एसी हीटर को एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म है एबल टू मेंटेन, वो मेंटेन कर सकते हैं होम्योस्टैसिस। हो सकता है अपने फिजियोलॉजी के अंदर चेंज करें, ज्यादातर क्या होता है फिजियोलॉजिकल होता है। अगर फिजियोलॉजिकली अपने बॉडी के अंदर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो सम टाइम कभी कभी वो इसको मेंटेन करने के लिए बिहेवियरल, मतलब कहीं चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बिहेवियरल मींस मतलब होता है तरीका, फिजियोलॉजिकल तरीके से कर सकते हैं, कभी कभी बिहेवियरल तरीके से कर सकते हैं। विच इंश्योर, जो पक्का करता है, जो ये बात को प्रमाणित करता है, पक्का श्योर करता है, कांस्टेंट बॉडी का टेम्परेचर रहेगा और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ETC। ऑल बर्ड, जितने भी बर्ड हैं और जितने भी मैमल्स हैं, ऑल बर्ड, जितने भी बर्ड हैं एंड मैमल्स बोल दो, ऑल बर्ड और मैमल्स जो होते हैं, एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट, कुछ लोअर वर्टिब्रेट जो होते हैं, अब एंड कुछ लोअर मतलब इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, ये इंडीड वास्तव में ऐसा होता है, ये कैपेबल होते हैं सच रेगुलेशन। कौन से रेगुलेशन की बात कर रहे हैं? थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि सेक्सेज ऑफ मैमल्स, जो मैमल्स इतना सेक्सेज है उसके पीछे की कहानी क्या है? सेक्सेज ऑफ मैमल्स इज लार्जली, बहुत बड़ा इसका कारण है, ड्यू टू देयर एबिलिटी, इनकी एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी है टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, थ्राइव और वहां रह सकते हैं, वेदर दे, चाहे वो अब वो अंटार्कटिका की गर्मी, अंटार्कटिका बर्फ जहां जमा वहां भी रह सकते हैं, सहारा डिजर्ट में रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है होम्योस्टैसिस। किसकी प्रॉपर्टी है? होम्योस्टैसिस। अब कह रहा है यहां पर, उसके बाद मैकेनिज्म यूज्ड बाई मोस्ट एनिमल, मैकेनिज्म जो यूज किया जाता है मोस्ट मैमल्स द्वारा टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, इस सिमिलर वंस, इसे समझ सकते हैं ह्यूमन यूज, सिमिलर टू वंस वी ह्यूमन यूज। देखो बी मेंटेन, हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसे ह्यूमन का रेस्पेक्ट लेके समझ सकते हैं। हम मेंटेन करते हैं कितना? 37 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। समर में जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम पसीना निकाल के, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी टेम्परेचर के जब ज्यादा हो जाए बाहर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से, तो बी स्वेट, हम प्रोफ्यूसली मतलब निकालते हैं पसीना, रिजल्टिंग, अब इसका रिजल्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे? इवेपोरेटिंग क्या होता है? कूलिंग, इवेपोरेटिंग कूलिंग। सिमिलर
व्हाट हैपेंड, जैसा कि एक डिजर्ट कूलर काम करता है वैसा ही हमारी बॉडी क्या होता है, वैसे ही कुछ हमारी बॉडी में फंक्शन होता है, पसीना निकल जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सरफेस, हमारी बॉडी का सरफेस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ब्रिंग डाउन, जैसे डिजर्ट कूलर काम करता है वैसे ही हमारी बॉडी भी क्या करती है, उसी के जैसे काम करती है। सुनो, ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। सुनो, इन विंटर, विंटर में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज मच लोअर देन, जब टेम्परेचर ज्यादा कम, बहुत कम होता है, 37 डिग्री से सेल्सियस से कम होता है, वी स्टार्ट सीवर, हम कांपने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। कांपना एक काइंड ऑफ, एक तरीका है किसका, एक्सरसाइज का, विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है हीट, और जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर गिरने वाला था बाहर के हिसाब से रेजेस, वो बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब सुनो, प्लांट, अब बात कर रहा है क्या प्लांट ऐसा कर सकता है, प्लांट ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर प्लांट की बात किया जाए, डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म, ऐसी मैकेनिज्म प्लांट के पास नहीं होती टू मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, ताकि वो इंटरनल टेम्परेचर को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। सुनो, अब दूसरे आते हैं, तो पहले लोग हुए रेगुलेटर, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब दूसरा है कॉन्फॉर्मर, एन ओवरवेलमिंग, ज्यादातर, मेजॉरिटी 99% एनिमल और 99% एनिमल और नियरली जितने भी प्लांट है, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, अपने अंदर का इन्वायरमेंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विथ एम्बिएंट, मतलब बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल में क्या हुआ, एक्वेटिक एनिमल में ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चेंज हो जाएगा विद दैट एम्बिएंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। एम्बिएंट एयर मतलब सराउंडिंग एयर, वाटर और ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उनका भी बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज होगा। अभी हमने बताया था कि किसी फिश को, मैरीन फिश को फ्रेश वाटर में डाल दो, फ्रेश को मैरीन वाटर में डाल दो, तो बताओ एक्जो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस नाम की प्रक्रिया इसमें हुई थी। ये बदलते हुए फ्लूइड, बदलते हुए ऑस्मोटिक फ्लूइड के हिसाब से अपना ऑस्मोलरिटी मेंटेन नहीं कर पाए। सुनो, ऐसे एनिमल या प्लांट, इन्हें सिंपली हम कॉन्फॉर्मर बोल देते हैं। कंसीडरिंग द बेनिफिट, देखो तो हमें यह होना चाहिए, हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर बताओ जब इवोल्यूशन हो रहा था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, क्यों नहीं सारे कॉन्फॉर्मर वो रेगुलेटर में कन्वर्ट हो गए। तो हमने बोला जैसे सब, जैसे एनालॉजी लेके समझेंगे, जैसे वही बात हो गई, हमने कहा क्यों नहीं सब एसी लगवा लिए, क्यों नहीं सब हीटर लगवा लिए, क्योंकि सब एसी हीटर को अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे सब अपने बॉडी टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन जैसी प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी बात लिखी है कि कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म, अगर इसे कंसीडर करें कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रहने से क्या फायदा है, वी मस्ट, हमें पूछना चाहिए व्हाई दीज कन्फर्मर, क्यों ये सारे कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व, ये इवॉल्व नहीं हुए और क्यों नहीं बन गए ये रेगुलेटर। क्योंकि रेगुलेटर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है किसी इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो बदलते हुए मौसम के हिसाब से अपनी बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है। रिकॉल, याद करो, ह्यूमन एनोलॉजी से समझते हैं। रिकॉल द ह्यूमन एनोलॉजी बी यूज्ड अबव, जो हमने अभी बताया ऊपर की तरफ, मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड, कह रहा कितने पीपल रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर, बताओ कितने लोग एयर कंडीशनर खरीद पाएंगे। तो कुछ का नाम बताओगे, सर इनके घर, इनके घर, इनके घर। ज्यादातर लोग यहां बोलेगा मेनी सिंपली स्वेट इट आउट, अपने पसीने को बहाते हैं, एंड रिजाइन, बकवास लिखा है, अपने मतलब गर्मी के कारण, रिजाइन देमसेल्फ सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, अपने रिजाइन कर देते हैं सब ऑप्टिमल, जब ऑप्टिमम से कम काम कर रहे होते हैं, इन हॉट समर मंथ। हाँ, थर्मो रेगुलेशन, अब बात बता रहा है, थर्मो रेगुलेशन जो होता है इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर
स्मॉल एनिमल। ये पर्टिकुलरली क्या है, ट्रू है। स्मॉल एनिमल जैसे श्रीव हो गया, हमिंग बर्ड हो गया। देखो यार, अगर हम बात करें, एक तरफ तुम्हारे पास हाथी है और दूसरी तरफ तुम्हारे पास चूहा है, और पूछ ले बताओ सरफेस एरिया किसका बड़ा है, तो तुरंत बोलोगे सर हाथी का सरफेस एरिया बड़ा और चूहे का कम है। लेकिन अगर हम पूछ लें सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, तो सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम उसी का ज्यादा होगा। जो जितना स्मॉलर होगा उसका सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, उतना कम होगा। क्या होगा, कम। अगर स्मॉलर ज्यादा है तो सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम नहीं, देखो जितना स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होगा उसका सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम। और सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से क्या होगा, ये जो होता है इसी के हिसाब से, ये अगर सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम ज्यादा है तो अब क्या होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। तो यहां पर वही बोला जा रहा है कि कहां गया, हाँ, पर्टिकुलरली एनिमल श्रीव हमिंग बर्ड हो गया, कौन से एनिमल, श्रीव हो गया, हमिंग बर्ड हो गया। हीट लॉस्ट, हीट गेन, ये फंक्शन होता है किसका, सरफेस एरिया का फंक्शन होता है। सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस ज्यादा। गर्मी में देखो हम ऐसे हाथ फैला के ऐसे ले बैठ जाते हैं, जब ठंडी में क्या होता है, ऐसे सरफेस एरिया को कम करते हैं ताकि हीट लॉस ज्यादा ना हो। चलो, सिंस स्मॉल एनिमल हैव लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, यहां पागल नहीं हुए हैं कि सरफेस एरिया बोल रहे हैं, सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम वो क्या होता है, लार्जर होता है। दे टेंड टू, ये क्या होगा आगे चलकर, लॉस द बॉडी हीट वेरी फास्ट। अगर इस छोटे एनिमल को किसी कोल्डर एरिया में ले जाओ तो इसका सरफेस एरिया तो छोटा है, लेकिन सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा, आप जैसे ही इसको बहुत फास्ट हीट लॉस करेगा व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर की तरफ क्या होगा, कोल्ड होगा, देन दे हैव टू एक्सपेंड। अब इन्हें उस हीट को लॉस ना करें इसके लिए बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट को जनरेट करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्ची करनी पड़ेगी थ्रू मेटाबॉलिज्म। और ये सबके बस की बात ये नहीं है। दिस इज मेन रीजन, यही मेन कारण है वाई वेरी स्मॉल एनिमल। तुम कभी भी कोल्डर क्लाइमेट में देखोगे बहुत छोटे छोटे लोग, वहां छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म नहीं होते, एनिमल नहीं होते। यही कारण है क्योंकि उनका सरफेस एरिया रिलेटिव वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हीट लॉस ज्यादा होगा। तो यही रीजन है एनिमल रेयरली फाउंड इन पोलर एरिया जो होता है यहाँ ठंडा एरिया होता है, बर्फ वाला एरिया होता है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन के दौरान हमें देखो दो चीजों पर फोकस किया गया। कहते हैं कुछ देख लेना, क्या पाने के लिए क्या खो रहे हो, मतलब तुम बेनिफिट के लिए तुम्हारा नुकसान कितना हो रहा है। ये इवोल्यूशन जब हो रहा था तो इसको ध्यान में रखा गया। क्या ध्यान में रखा गया, कॉस्ट एंड बेनिफिट, क्या तुम्हारा बेनिफिट है और क्या तुम्हारे इसके लिए भरपाई करना पड़ेगा। तुम्हारा बेनिफिट है तुम थर्मो रेगुलेशन करके कहीं भी रह सकते हो, लेकिन कॉस्ट क्या है, तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा था, बेनिफिट उसके रेफरेंस में बहुत कम था। तो हमने तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन, इसे कंसिडरेशन में लिया गया। इसी के हिसाब से क्या हुआ, इसी के हिसाब से इवोल्यूशन हुआ। किसके हिसाब से, कॉस्ट और बेनिफिट के हिसाब से। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व, कुछ स्पीसीज इवॉल्व अपने अंदर विकसित किए टू एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी है टू रेगुलेट, ताकि वो रेगुलेट कर सके। बट ओनली, अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कुछ समय तक तो अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं, वो रेगुलेटर की तरह बिहेव कर पाते हैं, लेकिन टेम्परेचर और बढ़ाते जाओ, एक समय वो भी आएगा जो अब बदलते हुए बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से वो भी बदलने लगेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ हद तक क्या करते हैं, अपने इंटरनल बाहर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन एक हद के बाद वो भी क्या होते हैं, कन्फर्मर की तरह काम कर लेते हैं। तो ये इसे बोलते हैं पार्शियल कन्फर्मर या पार्शियल रेगुलेटर बोल दो। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व एबिलिटी टू रेगुलेट, उनके पास क्षमता होती है
रेगुलेट करने के लिए, बट ओनली ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब लिमिटेड रेंज हो, कुछ लिमिटेड टेम्परेचर हो, अगर उसके बियॉन्ड कर दिए दे सिंपली वो किसकी तरह काम करने लगेंगे, कॉन्फर्मर। तो यहाँ पर 3 ग्राफ हमारे पास दिया गया है और हमें समझ के बताना है कि बताओ ये इसको हम देखो, तुम इधर है इंटरनल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर है एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा है, इंटरनल लेवल एक्सटर्नल लेवल। तुम एक्सटर्नल लेवल बढ़ा रहे हो, अगर मान लो ये ह्यूमन है तो 37 डिग्री, तुम बाहर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो हमारा टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये होगा रेगुलेटर। फिर तुम बाहर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बाहर का मौसम बदलने के साथ हमारा इंटरनल टेम्परेचर या ऑस्मोरेगुलेशन जो ऑस्मोलैरिटी है बढ़ रहा है, तो इसे बोलेंगे कॉन्फॉर्मर। लेकिन तीसरे टाइप के प्राणी यहां पर आए, तीसरे टाइप के, सुनो तीसरे टाइप के क्या हुए। तुम टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इसको इधर से समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इधर से अगर देखोगे तो ऐसा तुम्हें लगेगा कि देखो यार सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमने पढ़ा है शुरू में रेगुलेट करते हैं बाद में रेगुलेट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ शुरू में तो रेगुलेट नहीं कर पा रहे लेकिन बाद में रेगुलेट कर रहे हैं। तो इसको ऐसे देखना ही नहीं है, इसको इस वे में देखना है। किस वे में, देखो इधर एक्सटर्नल लेवल तुम घटा रहे हो, लेकिन अभी या तुम टेम्परेचर अगर मान ले एक्सटर्नल लेवल को, टेम्परेचर तुम घटा रहे हो लेकिन इनके बॉडी का टेम्परेचर अभी देखो कांस्टेंट है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तुम टेम्परेचर घटाओगे तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी वे में समझोगे तो समझ में आएगा, इस वे में मुझे लगता है वो गलत हो जाएगा। चल आओ बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब लेकिन यदि क्या हो जाए, इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड, इफ स्ट्रेसफुल कंडीशन जो है लोकलाइज्ड हो जाए या कुछ समय के लिए हो जाए, तब कौन सी कंडीशन बनेगी। इफ स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशन लोकलाइज्ड हो गया या रिमेन एक लोकल एरिया में है या कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन कम समय के लिए है, तो उस समय ऑर्गेनिज्म के पास 2 ऑप्शन होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल। एक, या तो इस एरिया को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाएं, या इसी, और जो लोग नहीं जा सकते वो इस एरिया में अपने आप को कुछ मॉडिफिकेशन कर लें, अपने आप को सस्पेंड कर लें। तो चलो समझते हैं। माइग्रेट अगला टॉपिक है ना, माइग्रेट। अगर उस एरिया में वो कंडीशन लोकलाइज्ड है, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए है, तो वो वहां से क्या कर जाएंगे, वहां से चले जाएं। अनफेवरेबल कंडीशन जब आया और जब फेवरेबल कंडीशन है दोबारा लौट आए वहां पर। ऐसे समझाया गया कि देखो जब दिल्ली में समर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो वहाँ का बंदा चला गया शिमला घूमने ठंडे ठंडे माहौल में, और जब दिल्ली में ठंडी गर्मी कम हुई तो वो शिमला से लौट के अपने यहाँ आ गया। तो ये ह्यूमन एनालॉजी है। ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे, ऑर्गेनिज्म जा सकता है, कैन मूव कर सकता है अवे टेम्परेरली। टेम्परेरली मतलब क्या होता है, टेम्परेरली मतलब होता है कम समय के लिए। हाँ, फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटाट से वो चला गया मोर हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब हॉस्पिटल नहीं सर, वो हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटेबल मतलब होता है सुइटेबल कंडीशन में। एंड रिटर्न, वो वापस आ गया। स्ट्रेसफुल कंडीशन जब ओवर हो गया तो वो फिर से वापस आ गया। चलो अच्छा, दिल्ली में कोई जाएगा तो दिल्ली से अगर शिमला जाता तो परमानेंट थोड़ी ना जाता है। जैसे यहाँ स्ट्रेसफुल कंडीशन कम हुई वो वापस आ गया। इन ह्यूमन एनोलॉजी, अगर ह्यूमन एनोलॉजी की बात करें, दिस स्ट्रेटजी लाइक, अगर ये स्ट्रेटजी होता है, पर्सन मूविंग, वो जा रहा है दिल्ली टू कहाँ जा रहा है, शिमला जा रहा है, ड्यूरिंग कब, फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर के दौरान। मेनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल, अब यहां बता रहा है बहुत सारे एनिमल जो होते हैं, प्लांट पर्टिकुलरली बर्ड, एनिमल में कौन पर्टिकुलर बात कर रहा है, बर्ड पे, ड्यूरिंग विंटर के दौरान अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस लेते हैं, माइग्रेशन करते हैं टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, बहुत हॉस्पिटेबल एरिया में, मोर हॉस्पिटेबल एरिया में जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एवरी विंटर फेमस जो नेशनल पार्क है, यहां ये होना चाहिए स्पेलिंग, क्योलेडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, इन राजस्थान में होस्ट है 1000 ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड, बहुत सारे माइग्रेटिंग बर्ड आते हैं साइबेरिया से, जिन्हें बोलते हैं साइबेरियन क्रेन्स बोल सकते हैं, और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न एरिया से आते हैं बर्ड यहाँ पर। और जब भरतपुर में आते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस नेशनल पार्क में आते हैं, हॉस्पिटेबल एरिया होता है, जब जहाँ से आए वहाँ पर स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हुई तो फिर से वहाँ चले जाते हैं। अगर मान लो जो ऑर्गेनिज्म जा नहीं पाता, उड़ नहीं पाता या माइग्रेट नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को वहाँ सस्पेंड करेगा, अपने अंदर एडॉप्टेशन करेगा ताकि वहीं हम सर्वाइव कर सकें, इसे बोलेंगे सस्पेंड। इन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लोअर प्लांट, वेरियस
काइंड ऑफ थिक वॉल्ड, बहुत प्रकार के क्या बनते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर बनते हैं, आर फॉर्म्ड विच हेल्प, जो मदद करते हैं सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे मान लो यहां बैक्टीरिया था, प्लांट था, ये सब अनफेवरेबल कंडीशन है, मर गया, लेकिन छोड़ दिया क्या, एक स्पोर बना दिया ताकि फेवरेबल कंडीशन आए तो ये क्या कर सकें, हाँ, जर्मिनेट कर सकें जब फेवरेबल कंडीशन आए, अवेलेबिलिटी जब हो सुइटेबल इन्वायरमेंट। ये बात हो गई बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट क्या बनाते हैं, स्पोर। अब बात हम करते हैं हायर प्लांट में। हायर प्लांट में क्या होता है, यहां बनेगा सीड और अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जैसे अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव, अदर जो ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव, रूट स्टेम लीफ हो, मतलब वेजिटेटिव, तो यहां प्रोपेग्यूल्स की बात की जा रही है, किसकी, कॉर्म, राइजोम, इस सब की बात की जा रही है। तो यहां देखो अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज, मींस ये एक तरीका होते हैं टू टाइड ओवर पीरियड, टाइड ओवर मतलब लड़ सकें किस पीरियड से, स्ट्रेस पीरियड से, बिसाइड्स हेल्पिंग डिस्पर्जल, और दे जर्मिनेट। अब जब क्या होगा मतलब डिस्पर्जल के अलावा भी सीड क्या करता है, डिस्पर्जन में मदद करता है, उसके अलावा ये भयानक कंडीशन से लड़ने में मदद करता है। जब अच्छा कंडीशन आएगा, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट। अब क्या कर देंगे, फेवरेबल कंडीशन में न्यू प्लांट बना देंगे, और फेवरेबल कंडीशन में मॉइस्चर जैसे अच्छा खासा हो गया, टेम्परेचर अच्छा हो गया, पानी अच्छा हो गया, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अच्छा हो गया, तो इस कंडीशन में ये जर्मिनेट करके नए प्लांट बना देंगे। दे डू सो बाई, अब ये कैसे करेंगे, कैसे ये यहाँ इस कंडीशन में झेल ले गए, इसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिए, गोइंग इनटू स्टेट। अब जिस स्टेट में गए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस करके वो एक स्टेट में गए जिसे बोलते हैं डॉर्मेंसी। क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या होता है इसी सस्पेंड में, इन एनिमल, एनिमल जो होता है, द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट, यदि वो नहीं जा सकता, माइट टू अवॉइड, अब उसे स्ट्रेस कंडीशन को अवॉइड करना है बाय एस्केपिंग, अपने आप को टाइम से उस अनफेवरेबल टाइम से बचाना है। द फैमिलियर, एक फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, केस है ऑफ बियर्स। बियर्स जो होता है गोइंग इनटू, कहां चले जाते हैं, हाइबरनेशन में। हाइबरनेशन जो होता है वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर। फॉर एग्जांपल ऑफ, मतलब इज एन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल बन सकते हैं, एस्केप इन टाइम, टाइम से वो बच गए, अनफेवरेबल टाइम से बच गए, अपने अंदर चेंज करके वो विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वो चले जाते हैं कहां चले जाते हैं, हाइबरनेशन। सम स्नेल, कुछ स्नेल होते हैं और फिश होते हैं, गो टू एस्टिवेशन, ये कहां चले जाते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में जाते हैं हीट रिलेटेड प्रॉब्लम को बचने के लिए, हीट और डेसिकेशन मतलब सूखने, इनकी बॉडी कहीं डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, सूख ना जाए। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, बहुत सारे जू प्लैंकटन जो स्पीसीज होते हैं इन लेक्स, जो लेक्स में होते हैं, पॉन्ड में होते हैं, नोन इंटर, अब ये इंटर कर जाते हैं डायापॉज, पॉज मतलब रोक देते हैं। डायापॉज एक ऐसी स्टेज है जहां सस्पेंडेड डेवलपमेंट क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, क्योंकि बाहर की कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर उसी कंडीशन में डेवलप्ड हो गए और मैच्योर हो गए तो मर जाएंगे। अब बात करते हैं एडॉप्टेशन, किस पे बात कर लेते हैं, एडॉप्टेशन। देखो एडॉप्टेशन जो होता है, वाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल टू ऑर्गेनिज्म, जितने भी तरीके ऑर्गेनिज्म के पास अवेलेबल है फॉर कोपिंग, लड़ने के लिए, कोपिंग मतलब सामना करने के लिए, विद एक्सट्रीम इन देयर, बहुत भयानक कंडीशन उनके इन्वायरमेंट में, वी हैव सीन, हमने देखा है, सम आर एबल टू रेस्पॉन्ड, कुछ अपने आप में रेस्पॉन्स सक्षम होते हैं रेस्पॉन्स देने के लिए थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट, अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, वाइल अदर, हो सकता है उससे कंडीशन से बचने के लिए कुछ बिहेवियरली क्या करें, रिस्पॉन्स दे, जैसे वहां से माइग्रेट कर जाए टेम्परेरली, उसके बाद टू स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाए, लेस स्ट्रेसफुल मतलब वहां से जहां स्ट्रेसफुल कंडीशन है वहां से माइग्रेट करके वो लेस स्ट्रेसफुल कंडीशन में चले जाए। दीज रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स ऑल्सो एक्चुअली जो होता है देयर एडॉप्टेशन, इनका एडॉप्टेशन होता है। देखो वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं एडॉप्टेशन जो होता है इज एनी एट्रीब्यूट, क्वालिटी ऑफ एट्रीब्यूट, एनी एट्रीब्यूट, कोई भी ऑर्गेनिज्म का गुण, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, क्वालिटी, एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोई भी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो, बाहर से हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे बिहेवियरल हो,
दैट एनेबल, कोई भी एट्रीब्यूट जो एनेबल बना रहा है ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव, ताकि वो सर्वाइव कर सके। केवल सर्वाइव ही नहीं कराना है, उसे रिप्रोडक्शन भी कराना है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसा गुण ऑर्गेनिज्म में जो उसको उस हैबिटाट में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए सक्षम बना रहा है, उसे बोलते हैं एडॉप्टेशन। मेनी एडॉप्टेशन हैव इवॉल्व, बहुत सारे एडॉप्टेशन इवॉल्व हुए ओवर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, लंबे इवोल्यूशनरी टाइम में बहुत सारे एडॉप्टेशन इवॉल्व हुए एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। देखो यार, जब एडॉप्टेशन शॉर्ट टर्म होता है तो वो जेनेटिकली फिक्स नहीं होता, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आप गए पहाड़ पे तो उस समय आपको थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा, ऑक्सीजन का लेवल वहां पर थोड़ा कम होगा, तो आरबीसी बढ़ाना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो टेम्परेरी हुआ है। लेकिन आप वहीं भैया बोरिया बिस्तर लेके गए, बस गए एकदम, और जब बस गए तो लंबे समय तक रह रहे हैं, तो आपके जीन में फिक्स हो जाएगा और आपके बच्चों को वो जेनेटिकली मिलेगा, इनबॉर्न पैदाइशी मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पर लंबे समय तक रहा। तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जो होता है, लॉन्ग टर्म जो इवोल्यूशन होता है, वो लॉन्ग टर्म जो एडॉप्टेशन होता है वो जेनेटिकली फिक्स हो जाता है और जनरेशन टू जनरेशन जाता है इन एब्सेंस ऑफ। अब देखो मान लो ऐसा, एक एक एडॉप्टेशन पढ़ते हैं। पहला एडॉप्टेशन है वाटर की कमी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर की कमी हो गई, मान लो कमी है, तो कंगारू रैट जो होता है, जो कहां पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में, इस कैपेबल, वो सक्षम है टू मीटिंग, ताकि पूरा कर सके ऑफ ऑल इट्स रिक्वायरमेंट, अपने सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। अब बाहर पानी की कमी है, तो हम मान लो कंगारू रैट है, तो अपने अंदर के फैट को तोड़ेंगे, और फैट को तोड़ेंगे तो इन विच वाटर निकलेगा बाई प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो अब हम क्या करेंगे, पानी बाहर कमी है तो यूरिन को गाढ़ा कर देंगे और फीकल मैटर को पेलेट फॉर्म में, टिक्की के फॉर्म में कर देंगे, ताकि पानी का लॉस कम हो। इट ऑल्सो हैज एबिलिटी, इसके पास क्षमता है, कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन, अपने यूरिन को गाढ़ा कर देगा। मतलब कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिज्म का हेनले लूप बड़ा होगा, याद करो, हेनले लूप जितना बड़ा होगा उतना ही यूरिन कॉन्सेंट्रेट होगा। हाँ, अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिए यूरिन तो क्या होगा, मिनिमल वॉल्यूम ऑफ, बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड करेंगे, रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए बहुत कम वाटर यूज करेंगे, क्योंकि हमने यूरिन को क्या कर दिया, गाढ़ा कर दिया। चलो उसके बाद मेनी डिजर्ट प्लांट। अब प्लांट की अगर बात करें, बहुत सारे डिजर्ट प्लांट होते हैं, थिक क्यूटिकल, अपने लीफ सरफेस पे वो एक क्यूटिकल की लेयर चढ़ाते हैं, वैक्सी लेयर, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ सरफेस एंड देयर स्टोमेटा, इनका स्टोमेटा अंदर की तरफ चला जाता है, जैसे ये बाहर की तरफ है, अब ये अंदर की तरफ चला जाता है, धंस जाता है, तो उसे बोलते हैं संकेन स्टोमेटा। स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स मतलब गहराई में चला जाता है, जिसे बोलते हैं संकेन। टू मिनिमाइज वाटर लॉस, किसको, वाटर लॉस जो ट्रांसपायरेशन द्वारा हो रहा है उसको मिनिमाइज कर सकें। दे ऑल्सो हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक, अब इनमें और क्या हो सकता है, स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे हो सकता है, कैम पाथवे बोलते हैं, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे बोलते हैं, जो इनेबल करता है स्टोमेटा दिन में, इस पाथवे की मदद से स्टोमेटा दिन में क्लोज्ड रहता है, दिन में क्या रहता है, क्लोज्ड, तो इनमें क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि दिन में ही वाटर लॉस होगा जब सनलाइट पड़ेगा, तो दिन में इनका क्लोज्ड होता है स्टोमेटा। हाँ, सम डिजर्ट प्लांट जैसे अपुंसिया हो गया, दे हैव नो लीफ, ये इनके पास लीफ ही नहीं होता, क्योंकि इन्हें पता था लीफ होगा तो सरफेस एरिया होगा तो वाटर लॉस होगा। दे रिड्यूस टू स्पाइन, ये स्पाइन में रिड्यूस हो गए, एंड फोटोसिंथेटिकली क्या हो गए, फोटोसिंथेटिकली फंक्शन टेकिंग बाई। अब फोटोसिंथेटिक फंक्शन ले लिया गया, लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो इस फंक्शन को टेक ओवर कर लिया गया। फ्लैटेंड स्टेम के फ्लैटेंड स्टेम अब क्या हो गया, ग्रीन हो गया, फोटोसिंथेसिस करने लगा। चलो उसके बाद मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट, जो मैमल्स कोल्डर क्लाइमेट से होते हैं जनरली वो शॉर्टर ईयर होते हैं, वही सरफेस एरिया रिलेटिव वॉल्यूम वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। शॉर्टर ईयर, कान छोटा होता है ताकि सरफेस एरिया कम हो, लिम्ब छोटे होते हैं ताकि मिनिमाइज कर सके हीट लॉस, इसे बोला जाता है एलेंस रूल। क्या बोला जाता है, एलेंस रूल। इन पोलर सी में जो होता है एक्वाटिक मैमल्स, पोलर सी में जो होता है एक्वाटिक मैमल जैसे कि सील्स हो गया, सील्स मैमल्स होते हैं, उनके क्या होता है, थिक लेयर ऑफ फैट, उनके स्किन के अंदर थिक लेयर होती है फैट की, जिसे ब्लबर बोलते हैं।
ये बिलो देयर स्किन, इनके स्किन के अंदर पाया जाता है। ये ब्लबर काम क्या करते हैं, एक्ट एज इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। व्हाट इज इंसुलेटर, अब ये क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा, बॉडी हीट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म प्रोसेस, सम ऑर्गेनिज्म पसेस, इनके पास होता है एडॉप्टेशन, दैट फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन होता है, विच अलाउ, जो इनको अलाउ करता है टू रिस्पॉन्ड, ताकि वो रिस्पॉन्ड कर सकें क्विकली, तुरंत रिस्पॉन्स कर सकें टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या है, इफ यू हैड एवर बीन, अगर आप कभी भी किसी भी हाई ऊंचाई पर गए हैं, जैसे 3500 मीटर अगर ऊपर गए हैं, रोहतंग पास नियर मनाली के पास जो है, एंड यहां लेट यू मस्ट हैव, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, व्हाट इज कॉल्ड, जो एक्सपीरियंस हुआ होगा उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इट्स सिम्टम, अब इसमें कुछ सिम्टम आए होंगे जब आप प्लेन से मतलब जमीन से पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो वहां कुछ सिम्टम आते हैं आपको, कुछ सिकनेस आता है, जैसे नोजिया हो गया, जी मचलाएगा, थकान फील होगी, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट जल्दी जल्दी धड़कने लगेगा। दिस इज बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड, एंड बॉडी डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी, तो वो ऑक्सीजन की कमी को नहीं पूरा कर पाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी बॉडी के पास। बट ग्रेजुअली, लेकिन आप देखते हैं 2-4 दिन में ग्रेजुअली गेट एक्लाइमेटाइज्ड, मतलब होता है वहां के हिसाब से आप एडॉप्ट हो जाएंगे, और स्टॉप एक्सपीरियंसिंग, आपको नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा एल्टीट्यूड सिकनेस का, एक्सपीरियंस स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैसे आपकी बॉडी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। द बॉडी कंपनसेट मतलब कमी को पूरा करेगा, जो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, बाय इंक्रीजिंग, अब वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से एफिनिटी कम कर देगा, ताकि हीमोग्लोबिन पकड़े, जल्दी से ले जाए, तुरंत छोड़ दे उसे। अगर बहुत ज्यादा एफिनिटी रहेगी तो ये छोड़ेगा नहीं। सुनो, उसके बाद इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, अब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। मेनी ट्राइब्स मतलब जो वहां के लोग हैं जो रहते हैं, लाइव इन द हाई एल्टीट्यूड, जो रहते हैं हाई एल्टीट्यूड जैसे हिमालय, हाँ हिमालय में रहते हैं, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव हायर रेड ब्लड सेल, इनमें रेड ब्लड सेल क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर प्लेन पे रहने वाले ह्यूमन के कंपेयर में बात करें। इन मोस्ट एनिमल में क्या होता है, द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, हेंस ऑल फिजियो, जब मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है, ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड, वो चलता है ऑप्टिमली नैरो टेम्परेचर पे चलता है, नैरो टेम्परेचर, जैसे ह्यूमन में जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ट काम करता है। बट और माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे आर्की डैट फ्लोरिस, जो उगते हैं, ग्रो करते हैं इन हॉट स्प्रिंग्स में और डीप समुद्र के गहराई में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, वेयर टेम्परेचर फॉर, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। हाउ दिस पॉसिबल, तो इसमें कुछ थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं, और उसके बाद इनमें इनका सेल वॉल भी कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार होता है। मेनी फिश, बहुत सारे फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर में रहते हैं, वेयर टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0, और वहां का टेम्परेचर हमेशा 0 रहता है। हाउ डू दे मैनेज, कैसे ये मैनेज करते हैं, टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम फ्रीजिंग, उनके बॉडी फ्लूइड का फ्रीजिंग से बचने के लिए कैसे ये क्या करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोल्यूट पाया जाता है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाया जाता है, जो इसमें क्या करता है, मदद करता है, इसको जमने से रोकने में क्या करता है, मदद करता है। लार्ज वेराइटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट एंड फिश लाइव एट ग्रेट डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ में रहते हैं, ओशियन, वेयर प्रेशर, जहां प्रेशर क्या है, कुड बी, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 100 टाइम ज्यादा होता है, दैट वी एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ डू दे लाइव अंडर हाई प्रेशर, कैसे ये हाई प्रेशर में रह रहे हैं, एंड डू हैव एनी स्पेशल एंजाइम, क्या इनके पास कोई स्पेशल एंजाइम होता है, इनमें कुछ स्पेशल बायोकेमिकल रिएक्शन चलते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इस
इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। सो फैसिनेटिंग, अरे बहुत सारे बायोकेमिकल एडॉप्टेशन होते हैं जिससे वो प्रेशर को झेल पा रहे हैं। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म यहां पर बोला गया है, सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म शो करता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करते हैं टू कोप, ताकि बच सकें, सामना कर सकें विथ वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट, अपने बदलते हुए इन्वायरमेंट को क्या कर सकें, सामना कर सकें उससे। डिजर्ट हो गया, जैसे कि लिजर्ड हो गया, लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, इसके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होता। डेट मैमल्स है, जो मैमल्स के पास होता है टू डील विथ हाई टेम्परेचर, ताकि वो डील झेल सके हाई टेम्परेचर उनके हैबिटाट में। बट ये मैनेज करते हैं टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट, अपने बॉडी टेम्परेचर को अच्छा खासा कांस्टेंट रख के। कैसे? बाय बिहेवियरल मींस, कोई बिहेवियरल मींस मतलब बिहेवियरल तरीका होता है। क्या होता है? दे बास्क, ये सेकते हैं इन द सन, सन में आ जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो, जब इनकी बॉडी टेम्परेचर लो होती है, कंफर्ट जोन से नीचे आती, तो ये सनलाइट में आते हैं और उस सन से लाइट लेते हैं, उससे हीट लेते हैं और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। बट मूव इनटू शेड, वो छांव में चले जाते हैं। When ambient, जब बाहरी टेम्परेचर क्या होता है, स्टार्ट इंक्रीजिंग, जब बाहरी टेम्परेचर ज्यादा होना स्टार्ट होता है। सम स्पीसीज कैपेबल, कुछ स्पीसीज कैपेबल होते हैं बरोइंग, वो गड्ढा खोल देते हैं इनटू सॉइल और अपने आप को हाइड कर देते हैं, छुपा लेते हैं फ्रॉम अबव ग्राउंड हीट, जो ग्राउंड के ऊपर हीट है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन। देखो यार, पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इन नेचर में जो होता है, वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड, हम नहीं पाएंगे नेचर में कि किसी हैबिटाट में केवल एक स्पीसीज रह रहा हो। वी रेयरली फाइंड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी हैबिटाट में ऐसा नहीं पाएंगे कि एक स्पीसीज का सिंगल इंडिविजुअल रह रहा हो। मेजॉरिटी ऑफ देम, कई सारे, इसमें मेजॉरिटी जो होते हैं वो क्या रहते हैं, लाइव इन ग्रुप, ये ग्रुप में रहते हैं। एज वेल एज डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, साथ ही साथ ग्रुप लाइव इन ग्रुप इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, शेयर करते हैं और कंपीट करते हैं फॉर सिमिलर रिसोर्स। जैसे गाय और खरगोश और बकरी, इनका जो होता है रिसोर्स घास, अगर कह सकते हैं घास है, तो सिमिलर रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसी घास के लिए कंपटीशन भी करते हैं। एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं 10 कंस्टिट्यूएंट बनाएंगे एक पॉपुलेशन क्या है, अगर बोला जाए सिंगल स्पीसीज, सुनो, मेजॉरिटी ऑफ देम, मतलब अगर एक स्पीसीज जो है उसके ग्रुप, सबसे पहली बात कैसे किसी को स्पीसीज बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एनिमल जिसका वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया और शेयर करें और कंपीट करें सिमिलर रिसोर्स के लिए, और पोटेंशियली ये इंटरब्रीड कर सकें, वो बनाएंगे एक पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एट पर्टिकुलर एरिया, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज एट पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन। ऑल दो इन टर्म ऑफ इंटरब्रीडिंग, हम इंटरब्रीडिंग की अगर बात करें तो उसका तात्पर्य इंप्लाइज मतलब तात्पर्य है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अगर इंटरब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहां पर कहा है हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम इंटरब्रीडिंग की बात कर रहे हैं वहां हमारा तात्पर्य किसका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब है हमारा। उसके बाद कह रहा है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग, जो रिजल्ट होते कहां से आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं, क्या उसको हटा देंगे, इज ऑल्सो जनरली हम कंसीडर कर लेते हैं पॉपुलेशन में कंसीडर कर सकते हैं फॉर पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, ताकि हम इकोलॉजिकल स्टडी कर सकें। मतलब ऐसा नहीं कि आप पॉपुलेशन में केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म को लेंगे, हम उसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, ताकि हम इकोलॉजिकल क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। अब इसमें कहा है ऑल द कार्मोडेंट्स बर्ड होता है जो वेटलैंड में पाया जाता है, उनकी एक पॉपुलेशन है। रैट इन अबेंडोन्ड डोइलिंग मतलब होता है खाली जगह पड़ा हुआ, अबेंडोन्ड मतलब होता है स्थान, मतलब खाली पड़ा हुआ, डोइलिंग मतलब होता है प्लेस। टिकवुड सागौन का लकड़ी जो होता है फॉरेस्ट ट्रैक्ट में, वो भी क्या होता है, एक अपना पॉपुलेशन बनाता है। बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में वो भी अपना एक पॉपुलेशन बनाता है। लोटस प्लांट पॉन्ड में उसका भी एक अपना पॉपुलेशन होता है। और एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, किसके एग्जाम्पल है, पॉपुलेशन। इन अर्लियर चैप्टर, शुरुआती के चैप्टर में यू हैव लर्न, तुमने पढ़ा होगा दैट ऑल्दो, हालांकि एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक जो अकेला ऑर्गेनिज्म होता है, इज वन
टू कोप, जो कोप सामना कर सके विद चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बदलते हुए इन्वायरमेंट से अपना सामना कर सके, इट इज एट पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन लेवल पे दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। अब देखो एक ऑर्गेनिज्म के बीच में अब एडॉप्टेशन, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एडॉप्टेशन की बात करेंगे, अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन की बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होता है टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, जो हम ट्रेट चाहते हैं, ट्रेट मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर, जो हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये रहे। पॉपुलेशन जो होता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी वो लिंक करता है, इज इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन इकोलॉजी ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट एरिया होता है, बिकॉज ये लिंक करता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से लिंक करता है। किससे लिंक करता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से क्या करता है? लिंक करता है। कैसे करता है? क्योंकि देखो यार पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन होगा और पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन होगा तो इवोल्यूशन होगा। क्या होगा? इवोल्यूशन। तो इकोलॉजी, अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा है किससे? इवोल्यूशन, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स से क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। चलो अब बात करते हैं, पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं whereas जो नहीं होते इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जो कि नहीं होते, पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इंडिविजुअल के पास नहीं होते। एन इंडिविजुअल में है बर्थ, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो उसका बर्थ हो सकता है और डेथ की बात करेंगे, बट पॉपुलेशन लेवल पर हम बर्थ डेथ की बात नहीं करेंगे, बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करेंगे। इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में दीज रेट रिफर टू, अब इस पॉपुलेशन में ये रेट रिफर किया जाएगा पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, मतलब एक इंडिविजुअल पे किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग आए या कितने लोग मरे। द रेट हैंस एक्सप्रेस और चेंज इन नंबर, रेट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चेंज इन नंबर, अब चेंज में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। अगर आपको बर्थ रेट निकालना है तो आप लिख लेंगे इनिशियल पॉपुलेशन अपॉन, यहां लिख लेंगे जो न्यू पॉपुलेशन है अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, निकल जाएगा बर्थ रेट, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, चलो बर्थ रेट निकल जाएगा। तो जैसे यहां कहा गया इफ पॉन्ड देयर आर 20 कितने हैं भैया? इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 20। और उसके बाद कहा गया है लास्ट ईयर, मतलब हम लास्ट ईयर को 2022 मान ले रहे हैं, 2022 में हमारे पास 20 लोटस थे एंड थ्रो रिप्रोडक्शन द्वारा 8 ऐड कर दिए गए, न्यू पॉपुलेशन 8 है। उसके बाद टेकिंग रिप्रोडक्शन द्वारा 8 ऐड कर दिए गए, टेकिंग करंट पॉपुलेशन अब 28 होगी टोटल पॉपुलेशन। तो भी कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल न्यू पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल, तो कितना रेट आ जाएगा? लगभग 0.4 ऑफ स्प्रिंग। अब कैसे? पर ईयर, देखो एक साल में एक लोटस पे 0.4 लोटस बढ़े हैं। अगर ये वैल्यू आता 1 तो यहां ऐसे बोलते हैं एक साल में एक लोटस पे एक और लोटस बढ़ा है। तो चलो इफ, अब यहां कह रहा है डेथ रेट कैसे निकालेंगे? डेथ पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन, लेबोरेटरी पॉपुलेशन में 4 इंडिविजुअल फ्रूट फ्लाई के 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर नए आए हैं, या 4 मेंबर, पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लो यार, आगे नहीं भागते हैं। इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ कितने में से 4, 40 में से 4 फ्रूट फ्लाई मर गए, चले गए, हाँ, विथ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, जैसे तुमने एक सप्ताह मान लिया, मान लो एक सप्ताह में। डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इनिशियल कितने थे? 40, मर कितने गए? 4, तो इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, एक वीक में एक फ्रूट फ्लाई पर कितने घट रहे हैं? 0.1 घट रहे हैं। बात एकदम समझ में आनी चाहिए। अब उसके बाद अनदर एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक, जो एक और क्वालिटी होती है ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो। हम यहाँ मेल और फीमेल की नहीं बात करते हैं, यहाँ रेशियो की बात करते हैं, मेल रेशियो फीमेल रेशियो की बात करते हैं। एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल लेवल पर बात करेंगे, आइदर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन लेवल पर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं। 60%, जैसे फीमेल 60% पॉपुलेशन फीमेल की हो गई और 40% मेल की हो गई, ऐसा बात करते हैं हम। ये पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम बात कर लेते हैं, समझाने के लिए दिया गया है। अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, पॉपुलेशन जो भी होता है एक दिए गए समय में कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल वो किसका बना होगा यार? इंडिविजुअल से ही तो पॉपुलेशन बनता है, और उस वहां इंडिविजुअल के अलग अलग एज होंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, एज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, परसेंट ऑफ इंडिविजुअल
एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? परसेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज, वहां पर जितने एज के लोग हैं उसका परसेंटेज निकाला जाए, प्लॉट किया जाए इस पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन के लिए रिजल्टिंग, जब हम ये प्लॉट करेंगे कि कितने एज ग्रुप के लोग हैं वहां पर, उसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड, उसे क्या बोलेंगे? एज पिरामिड। ह्यूमन पॉपुलेशन जो होता है एज पिरामिड जनरली सो एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड क्या शो करता है? एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम में। चलो, द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट, अब देखो पिरामिड जो होता है यहां पर सबसे बेस की तरफ रखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले को, और बीच में रखेंगे रिप्रोडक्टिव वाले को, इस यहां रखेंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाला ज्यादा है, हमेशा ग्राफ कैसा है, वो पॉपुलेशन बढ़ रही घट रही है या स्टेबल है, वो हमेशा रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की तरफ देखेंगे, रिप्रोडक्टिव से प्री रिप्रोडक्टिव की तरफ देखेंगे। देखो यहां प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव क्या है? कम, उससे कम बुढ़े हैं, मतलब जैसे रिप्रोडक्टिव क्या है यहां पर, रिप्रोडक्टिव क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव क्या है? ज्यादा, उससे कम रिप्रोडक्टिव सबसे कम, बच्चे सबसे ज्यादा, जवान थोड़ा कम, बुढ़े सबसे कम। तो ये देखो ये एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, ये यहाँ पॉपुलेशन क्या है? पॉजिटिव बढ़ रहा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं अपने से ज्यादा। यहाँ रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है, मतलब ये ग्राफ स्टेबल है, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जितने हैं उससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये ग्राफ क्या है? डिक्लाइन। मतलब हम ग्राफ देख के हम स्टेटस बता सकते हैं पॉपुलेशन की, वो ग्रोथ कर रहा है कि स्टेबल है कि डिक्लाइन है। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है। शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट बताता है ग्रोथ स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का, क्या वो ग्रो कर रहा है कि स्टेबल है कि डिक्लाइन है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज जो होता है पॉपुलेशन का, द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस, हमें बताता है अबाउट इट्स स्टेटस, एक स्टेटस के बारे में बताता है इन द हैबिटाट, जिस हैबिटाट में वो रह रहा है। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस रहा हो, वी विश इन्वेस्टिगेट, हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं इन अ पॉपुलेशन में, बी इट आउटकम, और रिजल्ट निकालना चाहते हैं आउटकम ऑफ कंपटीशन विथ अनदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन। द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर, इंपैक्ट जो होता है प्रेडेटर का, या इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, वी ऑलवेज इवेल्युएट, हम इसको भी इवेल्युएट करेंगे देम इन टर्म ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में भैया प्रेडेटर का भी रोल होता है और कंपटीटर का भी रोल होता है, पेस्टिसाइड का भी का इफेक्ट है, ये भी काउंट करेंगे। द साइज इन नेचर कुड बी, पॉपुलेशन का साइज एज लो एज, कम से कम हो सकता है, लेस देन 10 भी हो सकता है। जैसे पॉपुलेशन ये साइबेरियन क्रेन जो भरतपुर में आए थे, 10-10 का ग्रुप बना के रहते हैं, तो लेस देन 10 पॉपुलेशन है भरतपुर वेटलैंड में ऑफ एन ईयर, किसी भी ईयर में, या ये मिलियन में भी पॉपुलेशन हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है, अगर पॉन्ड में चले जाओ तो क्लेमाइडोमोनास की संख्या मिलियन में होती है। पॉपुलेशन साइज को हम टेक्निकली हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या बोल सकते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। और इसे डिजाइन किया गया है किससे? एन से डिजाइन किया गया है। नीड नॉट टू बी नेसेसरली बी मेजर नंबर ओनली, हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि केवल नंबर ही नापा जाए। ऑल दो नंबर जो होता है, कभी कभी हम नंबर से अगर नापेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, जिसका नंबर ज्यादा उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा, तो ये कभी कभी ये बहुत बेकार हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ऑल दो टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर पॉपुलेशन डेंसिटी, कह रहा हालांकि टोटल नंबर जो होता है जनरली मोस्ट एप्रोप्रिएट, बहुत ज्यादा उपयुक्त अच्छा मेजरमेंट माना जाता है पॉपुलेशन की डेंसिटी के नापने के लिए, लेकिन इन सम केस, कुछ केस में आइदर या मीनिंगलेस हो जाता है, या तो एकदम बकवास हो गया, कोई मतलब का नहीं रहा, या डिफिकल्ट हो जाता है टू डिटरमाइन करना क्या हो जाता है? डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे इन एन एरिया, किसी एरिया में इफ 200, मान लो एक एरिया है, यहां पर एक बरगद का पेड़ है और 200 छोटे छोटे पार्थेनियम ग्रास प्लांट, छोटे छोटे प्लांट हैं, 200 प्लांट हैं, तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी पार्थेनियम की ज्यादा है। ये तो एक ही है ना नंबर में, लेकिन तुम याद करो कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, कितना इसका रोल है इकोसिस्टम में, लेकिन हमने पॉपुलेशन डेंसिटी किसको किया? ये 200 पार्थेनियम का ज्यादा हो, तो यहां पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के हिसाब से नापना मीनिंगलेस हो गया, कोई मतलब नहीं है। इन एन एरिया 200 कैरेट ग्रास, जिसे बोलते हैं पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, इसको नई एनसीईआरटी में अभी ऐड किया, ये बात पिछली साल नहीं था, ये पूरी बात ऐसा नहीं था। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट, बट ओनली a single use
ट्री। अब यहां पर एक ह्यूज बनियन ट्री था, इसके साथ लार्ज कैनोपी, बहुत बड़े कैनोपी के साथ, स्टेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, बनियन ट्री का पॉपुलेशन डेंसिटी लो है एज कंपेयर टू कैरेट ग्रॉस अमाउंट, टू अंडर एस्टिमेटिंग द एनॉर्मस, बहुत मतलब अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हमने क्या कर दिया, बरगद को एक है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कम कर दिया, लेकिन बड़ा कितना है वो बायोमास देखो, एनॉर्मस रोल ऑफ उसका बहुत ज्यादा, एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा रोल है ऑफ बनियन ट्री का बहुत ज्यादा रोल है कम्युनिटी में। इन सच केस, इस केस में परसेंट कवर बायोमास। अब इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर के हिसाब से ना करो, बायोमास के हिसाब से देखो। ऐसा देखो कि कितने परसेंट बायोमास कवर कर रहे हैं, बायोमास, यहाँ बायोमास के हिसाब से बात करोगे तो मीनिंगफुल मेजर हो जाएगा पॉपुलेशन साइज का। टोटल नंबर जो होता है, अगेन कह रहा है टोटल नंबर जो होता है, टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजिली टू एडॉप्टेबल मीजर। अब इसको ये एक बार फिर से ये एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे हम इसे, इफ पॉपुलेशन बहुत बड़ा पॉपुलेशन है और काउंटिंग वहां पर क्या हो जाएगी, इम्पॉसिबल होती है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग होती है। इफ वी हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर, अगर हमारे पास एक डेंस लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का, इन पेट्री डिस्क, एक पेट्री कांच के बने हुए डिस्क में, व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट इट्स डेंसिटी। अब इसके डेंसिटी को कैसे मेजर कर पाएंगे, सुनो। सम टाइम जो होता है सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कुछ जांच जो होती है इकोलॉजिकल, देयर इज नो नीड टू नो एब्सोल्यूट, कभी कभी क्या होता है हमें कोई जरूर हम एब्सोल्यूट, देयर इज नो नीड, हमें जरूरत नहीं होती है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने की। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है सर्व पर्पस ऑफ इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब कभी कभी एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी जानने के लिए हमें रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाए तो हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी समझ जाएंगे। ये कोई तालाब है, यहाँ पर जब समझ लो हमें पता लगाना कितनी मछली हैं, तो ऐसे तो हम गिन नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस एरिया में पकड़ा तो हमें 10 मिला। अब क्या हो गया, इस एरिया में पकड़ा हमें 9 मिला, इस एरिया में हमने फेंका जाल तो हमें कितना मिला, मान लो 11 मिला। तो हम समझ लेंगे 1 मीटर स्क्वायर अगर कोई एरिया ले रहे हैं तो उसमें 10 है, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरे एरिया से हम उसका एब्सोल्यूट डेंसिटी निकाल लेंगे। तो वही कहने का मतलब है। फॉर इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, एक ट्रैप में एक बार जाल फेंकने पे कितने फिश पकड़े जाते हैं, गुड एनफ मेजर हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी का इन अ लेक, किसी भी लेक्स में। वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड मतलब हम आभारी हैं, टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। आभारी का मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम, बिना उनको काउंट किए या बिना उनको देखे। जैसे टाइगर सेंसस इन और नेशनल पार्क में कैसे होता है, या नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व, टाइगर क्या है, रिजर्व ऑप्शन बेस्ड ऑन, इसका हम क्या करते हैं, पग मार्क्स, उसके पग मार्क मतलब पंजे के मार्क से हिसाब से और फीकल पैलेट के हिसाब से, बिना हम टाइगर को देखे ही क्या कर लेते हैं, हम उसका क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, उसकी सेंसस मतलब उसका डाटा बता देंगे कि यहाँ कितने टाइगर हैं। तो यहाँ पर वीडियो को रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। थैंक यू।